अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का एक रिव्यू करने जा रहे हैं, क्विक रिव्यू, जो हम बेसिकली 1906 से 1947, 1906 से 1947, जिसको आप कहेंगे कि तहरीक पाकिस्तान की एक डिस्ट्रीब्यूटेड हिस्ट्री हम देखेंगे। ठीक है। इंडिपेंडेंस के लिए जो हमने एफर्ट्स की थी, उसकी जो रूट्स मिलती हैं हमें, वो 1906 तक मिलती हैं। उससे पीछे आप उसको कह सकते हैं कि ये भी इंडिपेंडेंस की तरफ एक कदम था, या उन एफर्ट्स की तरफ एक कदम था, लेकिन डायरेक्ट एफर्ट्स जो है ना वो 1906 से काउंट की जाती हैं। हालांकि बताना मैं पीछे से ही शुरू करूंगा, लेकिन हम लिखना 1906 से शुरू करेंगे। आपको ये पता है कि इंडिया में जब अ, अंग्रेज आए, और बहुत अरसे से आना चाह रहे थे बहुत सारे मुल्क इस इलाके में, क्योंकि ये इलाका गर्म पानी था, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ बहुत थे, यहाँ पे मानसून थी जो दुनिया में शायद कहीं और नहीं है, कि मुसलसल बारिश, यकीनी बारिश। यहाँ पे स्पाइसेस, वो जड़ी बूटियाँ, वो गरम मसाले, वो खुशबुएं पैदा होती थी जो कहीं नहीं पैदा होती। यहाँ की एक खुशबू ऐसी है जिसकी 1 किलो की बोतल करोड़ों की है, करोड़ों की 1 किलो की बोतल है। तो भाई बिकती है, लोग जान से मार दिए जाते हैं उसके पीछे, सोने से ज़्यादा महंगी है, सोने से महंगी है वो। एक खुशबू इस इलाके की ऐसी है, ऊद कहते हैं उसे, ऊद। ऊद जो है वो एक दरख्त की छाल से निकलता है, जिसको अगरवुड कहते हैं, अगरवुड, उसी से अगरबत्ती निकला है। खैर, तो इस इलाके में कई मुल्क, कई कौमें काफ़ी अरसे से चाह रही थी अपना तसल्लुत पैदा करना, कोशिश करना कि हम उनका भी कंट्रोल हो सके, और बड़े करीब से देख रहे थे कब ये लोग कमज़ोर पड़े। तो आखिरकार ब्रिटिशर्स को मौका मिला, कभी किसी के पास इस बात की ताकत थी कि वो अटैक कर पाते, तो यहाँ वाले मजबूत थे, अटैक कामयाब नहीं हो सका किसी और मुल्क के पास। तो इत्तेफाक से वो जो राइट मोमेंट मिला ना ब्रिटिशर्स को, मिला कि ब्रिटिशर्स के पास खुद भी ताकत थी उस वक्त इतनी, और उस वक्त तक ये भी आपस में इतने कमज़ोर हो चुके थे, इंडिया में जितने भी रूलर्स थे, कि उनको लगा कि अब हम कर सकते हैं मामला। तो उन्होंने क्या किया, 3 तरफ से इंडिया पे अटैक करके 3 इलाकों पे कब्जा किया, और बाकी इलाकों के जो नवाब थे, राजा थे, उनके साथ मिलके उन्होंने साजबाज कर ली। पहले पहले सिर्फ उनकी खातिर उनको फ़ायदा देने का एहसास दिलाया कि जी आपके ऊपर फलाना दुश्मन हमला कर देगा, हम फौज देते हैं, हम आपको पैसे देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बदले उन्होंने उनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया। हमने आपकी मदद की थी, आप हमें टैक्स दें, इतना 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 इतना, वरना फिर हम आपके ऊपर भी हमला कर देंगे, हम आपके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, हम आपको कब्जा कर लेंगे। इतना उन्होंने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया कि अब आपका अगला प्रिंस जो होगा वो हम बताएंगे कौन होगा, अगला हुक्मरान कौन होगा वो हम बताएंगे। तो पपेट्स ही हो गए थे उनकी तरफ से। तो लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट उनकी गवर्नमेंट, डायरेक्ट उनका रूल जो था वो 3 इलाकों में उन्होंने रखा, और इस तरह से उन्होंने काफ़ी टाइम चलाया, काफ़ी वक्त निकाला। करते करते उनको जब ऐसा लगा कि अब इतना पूरा इलाका इतना हम पे डिपेंडेंट हो गया है, या हमारे कंट्रोल में आ गया है, कि अब हम पूरे इलाके को क्लेम कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने मजबूर किया लोगों को कि वो लड़ाई करें। ठीक है, पहले मैं आया, मैंने कहा ये मेरा इलाका है, इसको साइड में कर दो, चुप करके बैठ जाओ, तुम मेरे गुलाम हो। इनको तो गुलाम बना दिया, ठीक है, बंगाल में गुलामी कर दी, फिर दूसरे इलाके में भी कर दी, तीसरे इलाके में भी कर दी, तीन को तो गुलाम बना लिया मैंने। उसके बाद जो है वो इनसे दोस्ती की, अच्छा भाई हम तो दोस्त हैं, तो मैं आपको फौज दे देता हूँ, आपको पैसे दे देता हूँ, आपको खाना दे देता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अब हमला क्यों करूँ, कैसे करूँ? इंग्लैंड का, जैसे मैंने कहा, कि एक हमेशा से मसला रहा है कि दुनिया के सामने उनका फेस अच्छा रहना चाहिए। उनको प्रॉब्लम ये है,
अगर उनका फेस दुनिया के सामने खराब हो रहा होता है तो उनको मसला होता है इसमें। तो अब मैं कैसे हमला करूं, कैसे करूं? तो फिर मैं ऐसी वजह बनाऊंगा कि हमला करने की जरूरत पैदा हो। तो एहतशाम को छेड़ना शुरू कर दूंगा कुछ ना कुछ करके कि एहतशाम खड़ा होकर मुझसे क्या कर रहे हैं? फिर मैं कहूँ, ओ हो, इतना बड़ा जुर्म कर दिया तुमने, अब तो मजबूरी है, क्या करूं, हमला करना पड़ेगा। तो इस तरह से उनको इंस्टिगेट किया गया कि वो मजबूर हों अटैक रिटेलिएट करने पर। तो वो पूरा 1857 का केस हुआ जो मेरा आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। 1857 का पूरा केस हुआ जिसमें मुसलमानों ने, हिंदुओं ने मिलकर बगावत की, और उस बगावत के नतीजे में अंग्रेज़ों ने कहा अब क्या करें, जंग तो लड़नी पड़ेगी। तो फिर बाकी इलाकों के साथ भी उन्होंने कुछ जंगी सूरत हाल पैदा करके पूरे इंडिया को डिक्लेयर कर दिया। पहले सिर्फ 3 इलाके थे इनके, उसके बाद उन्होंने पूरे इंडिया को डिक्लेयर कर दिया, इस पूरे इंडिया पे अब हमारा कब्जा है। और डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है कि भाई क्या करें, अब इन सब ने मान लिया है कि हमारी क्वीन इनकी क्वीन है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड को क्वीन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करवा लिया गया। तो यहाँ से उनका मुकम्मल तसल्लुत शुरू होता है। पहले भी मुकम्मल ही था, लेकिन अब जो है वो अमली तौर पे उन्होंने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल संभाल लिया। अब इंडिया पूरा का पूरा ही उनके कंट्रोल में आ गया। राजे महाराजे जो हैं वो सारे के सारे नाम के रह गए खाली। पहले तो फिर भी कुछ इफेक्टिव थे, अब नाम के रह गए। अब जब पूरा का पूरा इंडिया एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडिया इंग्लैंड बन गया, इंडिया को कहा कि इसकी क्वीन अब इंग्लैंड की क्वीन है, तो इंडिया वाज ऑटोमेटिकली सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंग्लैंड। तो अगर ये भी इंग्लैंड है तो फिर एक सवाल शुरू हुआ, तो फिर यहाँ पे इस इंग्लैंड में और उस इंग्लैंड में इतना फर्क क्यों है? लोग सवाल करते थे, भाई ये भी तो इंग्लैंड है, तो फिर यहाँ पे वैसे क्यों नहीं हालात जैसे कि वो वाले इंग्लैंड में हालात हैं? तो इसकी इस ये उनकी उनके मुंह पे एक तमाचा होता था कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनकी मलका भी क्वीन आपकी है और वहाँ की मलका भी क्वीन है, तो यहाँ के हालात इतने खराब क्यों हैं? यहाँ पे इतनी लोगों के साथ ज्यादतियाँ क्यों होती हैं? यहाँ पे इतना जुल्म क्यों रवा है? क्या यहाँ पे जिस तरह से तालीमी निज़ाम है, आपके उस मुल्क में भी वैसे ही तालीमी निज़ाम है? तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो फिर इसके ऊपर दुनिया में हंसते थे लोग, क्योंकि लोगों को पता, सबको पता होता है, सबको पता है कौन क्या चोरी कर रहा है, बस वो कहने में एक दूसरे को छेड़ने के लिए बस इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को। तो इसी सिलसिले में दुनिया के सामने अपना फेस बेहतर बनाने के लिए इंग्लैंड ने एक इदारा बनाने की इजाज़त, ना सिर्फ इजाज़त दी गई बल्कि उसको पुश किया गया कि जी एक पार्टी, नहीं कहाँ पहुंच गए यहाँ, एक एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट टाइप की पार्टी बनाई जाए, जिसमें के लोग जो है वो बात करें कि इंडिया में क्या होना चाहिए, क्या हुकूक होने चाहिए, बातें करें। अच्छा, ये हमेशा से हुक्मरानों का एक खास तरीका होता है कि वो ये कहते हैं कि बातें करने के लिए एक जगह बना दो ताकि लोग अपना गुस्सा वुस्सा आके वहां निकाल लें, बड़ा गलत कर रहे हैं हमारे लोग, बड़ा बहुत गलत हो रहा है, बस चलो हो गया, ठीक है, सही, खुश हो गए, ठंडे हो गए, आगे चलो। जो हो रहा है उसमें तब्दीली करने की उससे कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी ऑल इंडिया नहीं था उसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो 1906 से शुरू करेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने बनाई थी 1883 में, जबकि जंग आज़ादी हुई थी 1857 में। 1877 में क्वीन डिक्लेयर हो गई थी ये, क्वीन ऑफ इंडिया बन गई थी इंग्लैंड की क्वीन, ठीक है। तो कांग्रेस बन गई। कांग्रेस का मकसद क्या था कि लोग आए, बैठे, डिस्कस करें कि इंडिया कैसे चलाना है, इंडिया को कैसे चलाया जाए, लेकिन उनके पास मैंडेट नहीं था। मैंडेट का मतलब क्या होता है? इस बात का राइट नहीं था कि वो अपनी कही हुई किसी बात को भी किसी पे इन्फोर्स करवा सकें। अब हमने कह दिया इंडिया में इलेक्शन होने चाहिए, भाई होंगे नहीं होंगे हमारी मर्जी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आप बातें करें। और इंडिया की कांग्रेस के अंदर अंग्रेज होते थे, जो अंग्रेज वहां रहते थे तो वो शौक से उसमें हिस्सा लेते थे। वहां पे तो अब यहाँ पे क्या करें, गर्म मुल्क है, बैठे में
शिकार कर लिया, लोगों को तंग कर दिया, जुल्म कर लिया, जो भी करना था सब कर लिया, अब क्या करें? तो चलो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स भी खेल लेते हैं। तो जी कोई जनरल है, उसकी बेगम साहिबा फारिग बैठी हैं, चलो भाई नेशनल इंडियन कांग्रेस में जाओ, तुम वहाँ पे जाके पॉलिटिक्स करो, थोड़ी सी सीखो, बात करो ज़रा। तो बहुत से गोरे भी इसमें शामिल थे, और बाज़ गोरों ने तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इंडिया के साथ एक मसला ये था कि अंग्रेज़ों का जो कल्चर था और इंडिया का जो कल्चर था, अब जब मैं इंडिया बोलूँ तो मतलब इंडिया पाकिस्तान पूरा शामिल होगा, और उसमें उस वक्त तक भी जो कल्चर डोमिनेंट था ना, वो मुगल कल्चर ही था। अभी आज के जिन दो हिंदुस्तान में कल्चर है, वो अब एक हिंदू डोमिनेंट कल्चर है लेकिन ये जिस इंडिया की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक मिस्टिक सूफी स्टाइल का जो कल्चर था, ये मुगल डोमिनेंट कल्चर था, मुगल के एरा से चलता हुआ आ रहा था। इतना फर्क था अंग्रेज के और ईस्टर्न साइड के कल्चर में कि वो इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं पाते थे। एक तरफ तो उन्होंने नारा लगाया था कि ये सब जाहिल गंवार, इनको रहना नहीं आता, जिंदगी गुजारनी नहीं आती, इनके तौर तरीके बिल्कुल गंवारों वाले हैं, जानवरों जैसे हैं, ये तो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, हम सिखाएंगे, इसलिए हम कब्जा कर रहे हैं इनके ऊपर। एक तरफ तो उनका ये नारा था। लेकिन जब उनके, हाँ, इंग्लैंड के जो लॉर्ड्स वगैरह थे, लेकिन जब उनके लोग इंसानी हैसियत से इंडिविजुअली आते थे, तो वो उस कल्चर से इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं पाते थे, क्योंकि इंग्लैंड का कल्चर था हर शख्स अलग अलग और कड़क कड़क। अपने जज्बात का इजहार सिर्फ दो दो जगह करते हैं, अपने कुत्तों से और अपने घोड़ों से। उसके अलावा जज्बात का इजहार नहीं किया जाता, उनका कल्चर है। हाँ, अभी भी अच्छा जो ब्रिटिश है, वो जज्बात ही नहीं होगा। और ये कोई अच्छी बात भी है थोड़ी सी, जज्बाती होना कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ये कि बिल्कुल ही बात ना करना, स्टर्न हो जाना, जज्बाती ना होने को इस हद तक ले जाना कि सख्त मिजाज हो जाना, करख्त हो जाना, ये तो अच्छी बात नहीं। तो फिर एक दूसरे, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। अरे भाई आओ यार खाना हो, क्या मतलब खाना खाओ, ये कैसे हो गया? भाई तुम अपने हो, जाओ अपना करो, मैं खाना खाओ कहाँ से आ गया? मतलब कोई शख्स किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा, हर शख्स इंडिपेंडेंट, अलग अलग। अगर खाने के टाइम पे आना है तो बता के आना भैया, क्या पूछ के आना कि खाने के टाइम पे आ जाऊं, खाना खा लूं। तो इस तरह से आपको जो रिलेशनशिप थे वो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे तो लोग रोज गले मिल रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, तो गले मिल के सलाम कर रहे हैं, हर कोई एक दूसरे को खाना खिला रहा है, वो इसके पास बैठा है, वो फारिग बैठा हुआ ऐसे बातें कर रहा है। वहाँ पे तो कोई सिलसिला ही नहीं था कि फारिग बैठे बातें कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इनको ना कॉन्फ्लिक्ट होता था कि ये कैसी जिंदगी है। और जब वो कुछ दिन रहे तो उनको उसमें उसमें मजा आना शुरू हो गया कि कितना कितना अच्छा लग रहा है, वाकई हम मिस कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी और फिर गॉड। अच्छा, मजे की बात ये है कि जो इंडिया के अंदर अंग्रेजों को जो जायका मिला, वो जायका मिला कि उनका अपने जो खुदा थे उन पे तो ईमान कमजोर था ही, कोई इतना जिस जिन चीजों को वो पूछते थे उन चीजों पे तो उनका ईमान था भी नहीं। तो यहाँ पे उनको बड़े जायके मिले, कभी वो रामा कृष्णा की तरफ आते थे, कभी वो अल्लाह की तरफ आते थे, फिर कभी वो गौतम बुद्ध की तरफ जाते थे, तो उनको तरह तरह के जायके मजहब के मिले, जो उनको वहां पे एक ही मिलता था, क्रिश्चियनिटी थी। तो ये जो मजे मजे के जायके मजहब के थे, और हर मजहब जो है वो, जैसे हमने बात की कि मुगल्स ने काफी आज़ादी दी थी, मजहबी आज़ादी बहुत थी मुगल्स के दौर में। जितना भी लोग उसको कह लें कि नहीं ऐसा नहीं और वैसा नहीं, लेकिन बहुत आसान सी मिसाल है कि अगर मजहबी आज़ादी नहीं होती तो दूसरा मजहब एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसकी बहुत अच्छी मिसाल स्पेन की मौजूद है हमारे पास। स्पेन में जब क्रिश्चियंस ने कंट्रोल किया, उस वक्त स्पेन की मेजॉरिटी आबादी मुसलमानों की थी। विद इन 100 ईयर्स वहाँ कोई मुसलमान नहीं था। तो वो कन्वर्ट कर लेते हैं या मार देते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे ही रहा है। लेकिन मुगल्स के दौर में मुगल्स ने आके 1000 साल हुकूमत की, और फिर भी हिंदू मेजॉरिटी में थे, उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, उन्होंने मारा नहीं। तो इतने मुख्तलिफ रिलीजन्स इतना यहाँ पे थे, और उनकी इबादत गाहें थी कि अंग्रेज़ों को वहाँ जा के बड़ा मज़ा आता था। कभी किसी के पास बैठे वो यूँ भजन गा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता था। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, कुछ अंदर से कुछ हो रहा है, कुछ सुकून मिल रहा है। हमारी ज़िंदगी में कुछ सुकून नहीं है, कोई रूहानियत नहीं है।
हर मज़हब में रूहानियत का तज़किरा तो होता ही है, ये बात तो ठीक है। तो इसी मैं इतनी तफ़सील इसलिए जा रहा हूँ कि कांग्रेस में बाज़ लोग इतने जज़्बाती हो गए थे इंडिया के लिए कि वो इंडिया के हक़ में बोलना शुरू हो गए थे, हालाँकि वो अंग्रेज़ भी थे। बाज़ अंग्रेज़ इतना जज़्बाती थे कांग्रेस के बारे में, इंडिया के बारे में, कि वो कांग्रेस में बैठ के इंडिया के हक़ में बाकायदा लड़ना शुरू हो गए कि नहीं इनको ये देना चाहिए आपको। अच्छा उन्होंने तो ऐसे बनाई थी चलो भाई टी पार्टी होगी, बात-वात करेंगे, अब वो जब सही मतलब प्रॉपर्ली उन्होंने शुरू कर दी चलाना कि नहीं हम सियासी जमात हैं, हम बात करेंगे और हम तो आके प्रोटेस्ट करेंगे और हम तो यूँ भी करेंगे। और वो थे भी अंग्रेज़, उनको आप ये भी नहीं कर सकते कि बदतमीज़ चुप होके बैठ जाओ, अपने ही घर वाले हैं, कोई किसी लॉर्ड की बेगम है, कोई खुद लॉर्ड हैं। तो इस तरह से थोड़ी कांग्रेस को एक फॉर्मेलिटी मिल गई। फॉर्मेलिटी का मतलब ये हुआ कि उनको ये रिकग्नाइज कर लिया गया कि हाँ भाई यहाँ पे इंडिया के बारे में बात होती है और पब्लिक ओपिनियन मौजूद है यहाँ पे। एक सोशल पार्टी का आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टी बनने का यही तरीका होता है कि गवर्नमेंट इस बात का इतराफ़ कर ले कि ये पार्टी लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, लोग जो कहना चाहते हैं ये पार्टी वही बात कह रही है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। तो आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने इस तरह की पुश की, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिकमेंडेशंस जिसके ऊपर कुछ अमल भी हुआ कि हाँ चलो ठीक है, ये डिविजन्स बढ़ा लो, ये गवर्निंग काउंसिल्स बढ़ा लो, फलानी चीज़ में मेंबर्स बढ़ा दो, ठीक है चलो बात तो अच्छी है, इस तरह से कहके वो एक्सेप्ट भी हुई चीज़ें। मेजरली कुछ अंग्रेज़ों की वजह से, कुछ गोरे अंग्रेज़ों की वजह से, कुछ काले अंग्रेज़ों की वजह से। स्टाइल तो माहौल तो अंग्रेज़ी ही था वहाँ पे। कुछ गोरे अंग्रेज से, कुछ काले अंग्रेज से, मतलब जो उनके लैंग्वेज को लर्न कर चुके थे, उनके तौर तरीकों को लर्न कर चुके थे, उनकी तरह उठना बैठना जानते थे वो लोग। वो इंडियंस भी वहाँ बैठने लगे, वो इंडियंस भी उनमें शामिल हुए। तो इसीलिए इवेंचुअली जो कांग्रेस थी उसमें कायद आज़म भी उसके मेंबर बने। वो तमाम इंडियंस जो कि अंग्रेज़ी तौर तरीके जानते थे और अंग्रेज़ी में बात कर सकते थे और इंडिया के बारे में कुछ अच्छे ख्याल रखते थे, वो सब आहिस्ता-आहिस्ता कांग्रेस में शामिल होना शुरू हो गए। उनको भी इजाज़त मिली कि आप भी आइए, ठीक है, बात करेंगे, मज़ा आएगा। तो ये हुआ, कांग्रेस जो है वो उसने कहा हम पूरे इंडिया का बड़ा ख्याल रखते हैं, पूरे इंडिया का बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन इंडिया की मेजॉरिटी आबादी किसकी थी? हिंदूज़ की थी। एक चीज़ जो एक साहब पहले से देख रहे थे, उन साहब का नाम था सर सैयद अहमद खान। वो पहले से ही देख रहे थे, वो बचपन में उनके अब्बा का इंतकाल हो गया था, वो नौकरी-वोकरी के चक्कर में अंग्रेज़ों के साथ इन्वॉल्व हो गए थे। थोड़ा पढ़े लिखे थे तो अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने नौकरी की, नौकरी के दरमियान उन्होंने बहुत कुछ देखा और उसकी वजह से उन्होंने उनका एक ज़हन बना। उन्होंने कहा खामोशी के साथ हिंदू ये कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और मुसलमानों के साथ कुछ ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं कि स्कूल तो ख़राब चीज़ होती है। यहाँ पे अंग्रेज़ बच्चों को अंग्रेज़ बना देते हैं। तो मुसलमानों की पॉपुलेशन में ये आदत बन रही है कि वो स्कूल नहीं भेज रहे बच्चों को और अंग्रेज़ अब तो हिंदू अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में भेज रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा 10 साल बाद मैंने देखा जो वो कम उम्री में ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया था अंग्रेजी सिस्टम को, उसमें एज अ कह लें कि जो काउंसिल के जज के तौर पे। लोकल काउंसिल्स होती है ना, ये गुलशन इकबाल की यूसी है, इसमें कोई बैठा दो कोई ऐसा बंदा जिसको कि अंग्रेजी कवानीन समझ में आते हो, उसके मुताबिक लोगों का फैसला कर दिया करे वो जाके। तो या वो हमें हिसाब किताब दे दिया करे भी क्या रहा इस पूरे महीने में, क्या हिलजुल हुई, तो हमारी तरफ से एक नुमाइंदा। तो वो सर सैयद अहमद खान ज़हीन थे, चालाक थे, पढ़े लिखे भी कम से कम इस हद तक तो थे ही उस वक्त तक, कम उम्री में ही, कि अंग्रेज़ से कम्युनिकेट कर लेते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को भी ग्रो किया और उनकी अपनी पोजीशन भी ग्रो हुई। तो पहले एक यूसी के समझ लें हेड लगे, फिर 2 यूसी, फिर काफ़ी बहुत बड़े बड़े एरियाज़ की वो समझ लें, एक तरह से वो यूसी जजेस के चीफ जस्टिस लग गए थे आखिरकार। तो लेकिन इस सफ़र में, ये बहुत लंबा सफ़र था, बहुत अरसा उन्होंने सिविल सर्विस की। उन्होंने करीब से देखा कि वो 10 साल पहले जो ये मूव किया था हिंदुओं ने कि जी हिंदू तालीम हासिल करना शुरू हो गए और मुसलमान नहीं कर रहे हैं अंग्रेजी तालीम हासिल। अब नतीजा निकला है कि जहाँ जा रहा हूँ इस यूसी का सदर हिंदू, उस यूसी का सदर हिंदू, उस यूसी का सदर हिंदू। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, तो मुसलमान इलाका था, यहाँ क्यों हिंदू आया? इसलिए कोई मुसलमान पढ़ा लिखा है ही नहीं। मुसलमानों को बताया गया कि अगर तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम काफिर हो जाओगे, तो वो पढ़ते ही नहीं अंग्रेजी।
तो अगर तुमने अंग्रेजी लिबास पहन लिया तो काफिर हो जाओगे, अगर तुमने अंग्रेजी हेयर कट कटवा लिया तो काफिर हो जाओगे, अगर तुमने अंग्रेजी अंग्रेजी की तरफ देख लिया तो काफिर हो जाओगे। तो वो जिस हद तक भी काफिर कर सकते थे वो काफिर करते रहे लोग। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि कंट्रोल हासिल करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है। तो यूं सर सैयद ने तो बड़ी स्ट्रगल की इस बारे में, और सर सैयद का कहना ये था कि आप लोगों का जो ख्याल था कि हिंदू बड़े अच्छे भाई थे आपके, और हमेशा जो मुगल्स थे उन्होंने हिंदुओं को अपने बराबर में बिठाया, बड़ी दोस्ती करके रखी, लेकिन अभी हिंदूज को मौका मिला है। तो अनाबिया ये वाला बंद कर दे, मैं मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है। अभी हिंदूज को मौका मिला है तो उन्होंने पहला काम जो किया वो ये किया है कि अपनी मेजोरिटी को प्रेस करना शुरू कर दिया कि हम ज्यादा ताकत में, हम ज्यादा हैं, हमारी बात माननी चाहिए। तो और उन्होंने कहा कि भाई आप ये देख लेना, थोड़े दिन में हिंदूज जो है अभी जो कह रहे हैं हम हिंदुस्तान की पूरी बात कर रहे हैं, तो वो पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ हिंदुओं की बात करेंगे, वो मुसलमानों को एक्सक्लूड कर देंगे। ये बात इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने होते हुए देखी थी, उनके सामने हो रहा था कि देखो ये आया यूसी का जज, अब इसने मुसलमानों के लिए इस तरह का फैसला देना शुरू कर दिया और हिंदुओं के लिए इस तरह का फैसला। ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम लोग नहीं करते थे, हम लोग 1000 साल से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। इन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया था, उस वक्त नहीं मानी जाती थी उनकी बात, सर सैयद की बात नहीं मानते थे लोग कि ऐसा होगा। उसके बाद जब कांग्रेस बन गई, कांग्रेस में बहुत मुसलमान शामिल हुए, बड़े बड़े अकल वाले मुसलमान, कायद आजम खुद कांग्रेस में शामिल हुए, इस हद तक शामिल हो गए कि कायद आजम कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर माने गए, कांग्रेस में उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं था। उसके बाद अचानक से इंग्लैंड ने एक जो उनका मेन सूबा था ना, जहाँ पे उन्होंने शुरू में कंट्रोल कर लिया था, बिल्कुल शुरू में हमला किया था, मैंने बताया था, शुरू में हमला करके पूरा इलाका, उनमें से एक इलाका बंगाल का था, बंगाल पे हमला करके कंट्रोल कर लिया था। जब बंगाल पे हमला किया था तो वहां के हुक्मरान कौन थे? मुसलमान। नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत थी, नवाब सिराजुद्दौला को खत्म किया और साथ में सारे मुसलमानों को नीचे कर दिया। नीचे ऐसे कर दिया कि अब तुम भी तुम वहां की जागीरदार हो, तुम वहां की किसान बन जाओ, जागीरदार हो, किसान, जागीरदार, जमीन सारी ले ली सबसे, और उनको बिल्कुल ही निचले दर्जे का, इस दर्जे का बना दिया था कि जैसे कि वो फकीर हों, भीख मांगने वाले हों, अपनी एक एक लम्हे के लिए भीख मांग के जीते हों। और उनके ऊपर रूलर किसको बिठाया? इस सारी स्टेट की जागीरदार कौन है? इस सारी स्टेट का जागीरदार इंग्लैंड की तरफ से नॉमिनेटेड किसी हिंदू को बिठाया। उनको पता था इनके आपस में लड़ाई कराते रहो, जिंदगी आसान। अच्छा, वो हिंदू वहां का जागीरदार असल में तो नहीं था, बिठाया गया था, उससे पहले वहां का असल जागीरदार जो था उसको किसान बना दिया गया था, उसको नीचे कर दिया गया था। और इस तरह से इन्होंने कोई तकरीबन 70-80 साल तो गुजार ही लिए, ज्यादा ही गुजार लिए इस तरह से, इस हालत में कि उनके जो अब किसान थे उनको ये याद नहीं था कि हम पहले कैसे होते थे। मतलब कि उनकी कहानियों में तो मौजूद था, उनके बुजुर्गों के किस्से में तो मौजूद था। जैसे आप सुनते हैं ना, पार्टीशन का किस्सा सुनते हैं, बेटा हम लोग आए थे इंडिया से जब, तो आपको लगता है आप इंडिया से आए थे? नहीं लगता ना। तो बिल्कुल ऐसे उनको नहीं लगता था कि हम यहाँ के हुक्मरान थे पहले, इतना टाइम गुजार दिया उन्होंने। लेकिन मुसलमानों की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी और उसमें आपस में झगड़े काफ़ी होते थे, मुसलमानों हिंदुओं में काफ़ी झगड़े होते थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े से इख्तलाफात हैं ना। मुसलमान को गाय ज़िबा करके खानी है, हिंदू को गाय की इबादत करनी है, एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से रहा है, आज तक है। तो इसी तरह से बहुत छोटे छोटे ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि जज्बाती होकर लड़ाइयाँ होती हैं। इन लड़ाइयों से तंग आकर अंग्रेज ने फैसला किया, अब हम शुरू कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं अपने लिखने वाले पोर्शन पे। तो ये आप लिखेंगे 1905, 1905 ऐसे लिखेंगे, देखें लेफ्ट पे लिखेंगे 1905 छोटा सा और उसके आगे एक इवेंट लिखेंगे, उससे पहले लिखने की जरूरत नहीं है, वो पूरा एक अलग लेसन है, वो अलग कवर होगा। 1905 हेडिंग कुछ नहीं डालें अभी, आप खाली 1905 लिखें और उसके आगे लिखें पार्टीशन ऑफ बंगाल। जी, बंगाल की तकसीम। अच्छा, बंगाल होता है वैसे, इंग्लिश में लिखें तो BENGAL होगा, बंगाल, बंगाली। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था?
कि अंग्रेजों ने कहा इतना बड़ा सूबा है, ये इतना बड़ा सूबा है और इसमें लड़ते रहते हैं लोग, तो एक तरफ मुसलमान ज्यादा हैं, एक तरफ हिंदू ज्यादा हैं, ऐसा करते हैं कि अपनी आसानी के लिए, मैनेजमेंट की आसानी के लिए इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अभी तक जितनी बातें कांग्रेस में वहां हो रही थी, हिंदुस्तान की फलाह और बहबूद, हिंदुस्तान में यूं कर लो, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा, ये बहुत बड़ी जगह है, इसके अंदर चार बना दो, ये बहुत दफा होता था बात। ये बहुत बड़ा इलाका है, इतने बड़े इलाके में एक यूसी बनाई हुई है, लोग दूर दूर से आते हैं बात करने के लिए। यहाँ इतने बड़े इलाके में तो 5 यूसीज बनानी चाहिए आपको, ताकि लोग अपने अपने इलाकों में अपने मसाइल डिस्कस कर सकें। ये सारी बातें कांग्रेस में होती थी। जब इंग्लैंड ने फैसला किया कि हम बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं, और हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल की तरह से बोला नहीं, हिंदू मुस्लिम बंगाल मतलब, लेकिन वो नजर आ गया कि पार्टीशन जो किया गया उस तरह से किया गया कि हिंदू बंगाल मुस्लिम बंगाल अलग अलग कर दिया। हिंदुओं ने उस पे हंगामा खड़ा कर दिया। यहाँ पे मुसलमान चौंके कि ये क्या हो रहा है, क्या क्या कहना चाह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे गुजरात में ये 15 यूसीस करो, यहाँ पे इतनी यूसीस कर दो, इसको डिवाइड करके ज्यादा छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दो, कंट्रोल करना आसान होगा। ये बंगाल को भी तो डिवाइड करने में कंट्रोलिंग आसान हो जाएगी, मैनेजमेंट आसान होगी। दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मुसलमान अपने इलाकों को अपने हिसाब से चल रहे होंगे, हिंदू अपने हिसाब से चल रहे होंगे, उनको वहां पे अपने रूल्स मिल जाएंगे, इनको अपने रूल्स मिल जाएंगे। लेकिन हिंदुओं ने इतना शदीद प्रोटेस्ट किया उस पर कि वहां पे मुसलमानों को लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर सर सैयद याद आया इनको कि अच्छा ये इनको ये पसंद नहीं आ रहा। जहां भी ऐसे इलाके थे जहां प्रोग्रेस की बात हो रही थी और वो हिंदू इलाका था, तो वो बहुत अच्छा था। लेकिन जहां मुस्लिम इलाके में प्रोग्रेस की बात हुई तो बहुत आग लग गई। इतना इतना मसला हो गया कांग्रेस के अंदर इस बात पे कि उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया। हिंदूज ने जनरली प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस के वो तमाम मेंबर्स जो कि हिंदू मेंबर्स थे उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया। और इस दौरान मैंने आपको बताया नहीं, बीच में रह गई बात कि सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के पैरेलल, जिस तरह से कांग्रेस मिलके बैठ रही है, इस तरह से सर सैयद अहमद खान ने एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि हम बैठेंगे, जदीद चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, इंडियंस को बताएंगे कि दुनिया भर में जदीद चीज़ें क्या हो रही हैं। तो उन्होंने एक एजुकेशनल रिसर्च फैसिलिटी क्रिएट की, लेकिन वो एक्चुअली मुसलमानों को अपग्रेड करने के लिए थी। वो भी समझदार चालाक आदमी थे, सर सैयद बहुत चालाक आदमी थे। तो उन्होंने मुसलमानों को अपग्रेड करने के लिए एक रिसर्च फैसिलिटी क्रिएट की। नाम भी उसका मोहम्मदन करके रखा गया, ताकि ये कि वो मुसलमानों को पता हो कि यहाँ क्या होता है। लेकिन उसमें नॉन मुस्लिम्स भी शामिल थे, क्योंकि वो एक एजुकेशनल रिसर्च इदारा था, तो वहाँ नॉन मुस्लिम भी शामिल। लेकिन बात वहाँ पे पॉलिटिकल बहुत होती थी, पॉलिटिक्स की काफ़ी बात होती थी कि ये चल रहा है, ये हो रहा है, इस तरह से मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, हम क्या हल कर सकते हैं, उन हलों पे बात की जाए। तो वहां पे कांग्रेस के इस तरह के रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन हुई। सर सैयद ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, इसी वजह से कि वो वहां पे हमारे साथ ज्यादती होगी ही होगी, हमें पैरेलली अपना अलग इदारा बनाना पड़ेगा, सर सैयद का ख्याल था। और फिर इसी तरह से इसी तरह के एक इवेंट में, यही सर सैयद की कायम करदा रिसर्च इदारे में ही, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद डिस्कशन होते होते बात यहाँ तक पहुंची कि हमें बाकायदा कांग्रेस की तरह से अपनी अलग पार्टी बना लेनी चाहिए, ये लोग तो हमें खा जाएंगे। हमने जरा सा सूबा अलग किया, इन्होंने इतनी प्रोटेस्ट कर दी, ये वापस करवा देंगे चेंज को। बिल्कुल आप लोग लड़के लड़कियां यूं सोचिए, ऐसा सोचिए कि गेम पीरियड की बात हो रही है। क्लास 1 में सिर्फ लड़कियां हैं सर, 4 गेम पीरियड होने चाहिए। क्लास 2 में सिर्फ लड़कियां हैं सर, 6 गेम पीरियड होने चाहिए। आप सोचिएगा अपनी कैफियत। आप करें यार लड़कियां बड़ी अच्छी हैं यार, हर हर क्लास में 4 4 गेम पीरियड करा रही हैं हफ्ते के, बड़ी अच्छी हैं यार लड़कियां, बहुत अच्छी होती है। क्लास 7 में जो है वो लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। तो क्लास 7 तक जब बात आई, उन्होंने कहा क्लास 7 में गेम पीरियड होने चाहिए, लेकिन आपको पता है हम लोग तो पर्दे के मसले में लड़कों को अंदर बिठाइए, लड़कियों का गेम पीरियड होना चाहिए। तो फिर आपने कहा कि ये क्या हो रहा है अभी, अब आपको कैसा महसूस होगा अंदर से? आपका तो गेम पीरियड नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई मसला होगा। जब टीचर ने कहा अच्छा ऐसे करते हैं भाई, एक ही क्लास है, वाकई लड़के लड़कियों का मसला है, वो उनको भी गेम पीरियड चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं क्लास को 2 सेक्शन में बना देते हैं। टीचर ने कहा क्लास के 2 सेक्शन बना देते हैं, एक बॉयज सेक्शन अलग बना देते हैं, गर्ल्स सेक्शन अलग बना देते हैं, बॉयज अपना फिर गेम पीरियड अलग कर लेंगे। उधर से लड़कियों ने चलना शुरू कर दिया, ये हो ही नहीं सकता। कहेंगे फिर आपको मसला क्या है, मतलब आपके तो अपने गेम पीरियड मिल रहे हैं ना, पूरे पूरे 1 में 2 में 4 4 6 6 दबा के गेम पीरियड ले रही हो।
अभी हमने सिर्फ इतना कहा कि ये क्लास के 2 सेक्शन बना दो, आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको पता है आगे क्या होने वाला है। आपको पता है ये सेक्शन अलग हो गए, लड़कों को भी गेम पीरियड मिल जाएगा। आपको अपना गेम पीरियड चाहिए नहीं चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। आपके अंदर एक इंतकामी कैफियत नजर आ रही है। तो ये कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। तो इसलिए 1906 की तरफ आता है, 1906। 1905 में आपने लिखा पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 में आप लिखेंगे 2 बातें। पहली बात ये, शिमला, SIMLA, आप लोग शिमला लिखिएगा शीन से। शिमला डेप्यूटेशन, SIMLA, शिमला। शिमला मिर्च खाते हैं ना आप लोग, शिमला मिर्च की तरह शिमला लिखेंगे। शिमला डेप्यूटेशन, इन्होंने कहा, जो वफ्द गया शिमला मुसलमानों के कुछ लीडर्स का, उन्होंने जाके अंग्रेज जो वहाँ पे लीडर्स थे उनसे कहा कि अगर आपको हिंदुस्तान के बारे में पूछना है कि हिंदुस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, तो खाली कांग्रेस से पूछ के अब काम नहीं चला करेगा, बल्कि आपको मुसलमानों से अलग से पूछना पड़ेगा। और इस बात को उस वक्त उन लॉर्ड साहब ने, लॉर्ड मिंटो ने, ये अंदाजा नहीं था उनको कि हिंदू कितने गुस्से में हैं और हिंदू किस हद तक अब इंतकाम चाहते हैं। उन्होंने कहा बात तो ठीक लग रही है, बात ठीक लग रही है। वो बातें, इससे ये सियासत है ना, ये उन्हीं से आई है। हमारे मुसलमानों में सियासत का इस तरह से रिवाज नहीं था। हम लोग सीधे सीधे लोग थे, भाई करना है, नहीं करना है, खत्म। बात तो ठीक लग रही है लेकिन करना भी नहीं है, मतलब बातों बातों में उलझा के लच्छेदार बात करके बात बनवा लेना, इस तरह का ये हमारे यहाँ रिवाज था नहीं। लेकिन हमने सीख लिया बहरहाल उनसे कि समहाउ डिबेट करके जो है ना बात बनवा ली जाए। बात हक है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुसलमानों का तरीका तो ये था ना कि काजी ये फैसला करता था, बात ठीक है, बात खत्म। तुम्हें बात करना आता है, बोलना आता है या नहीं आता है, डजंट मैटर, बात ठीक है, तुम्हारे हक में फैसला होगा। लेकिन अब अंग्रेजों का कानून ये था, तरीका ये था कि अगर आप बात कह के मनवा सकते हैं तो मनवा लें। तो इस तरह से बात हुई कि उन्होंने मान लिया, लॉर्ड मिंटो ने, कि हाँ बात तो ठीक लग रही है कि भाई इतने करोड़ हिंदू हैं, इतने करोड़ मुसलमान हैं, मुसलमान कम तो नहीं है, तो फिर मुसलमानों से भी अलग से पूछना चाहिए। ये बात ठीक लग रही है। इससे दूसरी आग लग गई उनको, हिंदुओं को, कि ये कौन आज ये जाके बात भी करके आ गया, आपने मान भी लिया। किससे पूछ के माना आपने? हम इतनी तादाद में, हमसे क्यों नहीं आपने पूछा? कांग्रेस से क्यों नहीं पूछा? ये वाहिद नुमाइंदा जमात है, कोई नहीं बता सकता कि हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए, सिर्फ कांग्रेस बता सकती है। कांग्रेस हिंदू मुसलमान सबके बारे में कांग्रेस ही बताएगी। देखिए कितने सारे मुसलमान लीडर्स भी मौजूद हैं कांग्रेस में। तो आप सिर्फ कांग्रेस से पूछा करें कि हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए, आप और लोगों से नहीं पूछा करें। तो ये शिमला डेपुटेशन ने जाके उनसे ये मनवा लिया वक्ती तौर पे, क्योंकि बाद में उनको समझ में आ गया कि ये हिंदू बहुत ताकतवर भी हैं, बहुत तादाद में बहुत ज्यादा है ना, और तब से हिंदुओं को पता है कि तादाद से क्या होता है। तो वो तब से लगे हुए थे कि तादाद तादाद करते करते चाइना को क्रॉस कर गया वो। अभी अभी कुछ अरसे पहले तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका चाइना था ना। अब पहले तो हिंदुस्तान सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका था, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश बस हो गई, दुनिया की आधी आबादी आ गई। तो अब फिर जब पार्टीशन हो गया था तो हिंदुस्तान की अपनी आबादी चाइना से कम हो गई थी। अब हिंदुस्तान ने फिर पूरी कोशिश करके आबादी को फिर चाइना से बड़ा कर लिया। कैसे? ऐसे कि उनके यहाँ ज़्यादा पैदा होते हैं बच्चे। चाइना ने अपने बच्चों की पैदाइश को रोक लिया। चाइना ने कहा कि एक फैमिली में एक बच्चा पैदा होगा। इंडिया ने कहा कि कोई मसला नहीं है, जाने दो, जितने पैदा करते हो करते रहो। यहाँ तक कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस कर गई। तो इसको पॉपुलेशन डिविडेंड कहते हैं, जिसके पीछे उन्होंने ये पूरा सिचुएशन क्रिएट की है। पॉपुलेशन डिविडेंड हासिल करना था उनको। तो इसके फॉर और अगेंस्ट दोनों मामलात मौजूद हैं। फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, नुकसान ज़्यादा हुआ। खैर, सिमिलर डेपुटेशन 1906 में हुई। 1906 में ये सारी बातें कि मुसलमानों को ये फील आया कि यार ये बात ठीक है, हमें अपनी सेटिंग अलग करनी चाहिए। तो इसी तरह की एक सेटअप में जबकि मुसलमान लीडर्स जो हैं वो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। कौन सी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है? जो कि सर सैयद की बनी हुई। तो वहाँ पे बैठ के जो है इन्होंने
डिस्कशन कर रहे थे इसके बैठे बैठे ही, वहीं की उसी उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक साहब ने खड़े होकर कहा कि ऐसा करते हैं, हम यहीं पे बैठ के एक नई मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। ये भी 1906 का दूसरा काम था। तो 1906 में ही हुआ। दूसरा काम हुआ, वो क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग बना ली उन्होंने। नवाब वक़ारुल मुल्क थे, उन्होंने खड़े होकर प्रपोजल रखा कि मुसलमान उसके पूरे, अच्छा अब ये टॉपिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इस टॉपिक में बड़ी डिटेल है। मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मुस्लिम लीग क्यों बनी थी, उन्होंने बाकायदा लिखे ना वहाँ पे कि भाई हम इसलिए बना रहे हैं मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, और मुसलमान जो है वो ये बताने के लिए कि हम भी अंग्रेज के साथ बराबर के दोस्त बन सकते हैं। शुरू में ये बात बहुत बुरी लगी लोगों को, इसकी वजह से लोगों ने इस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं किया। ये क्या जुमला बोल दिया आपने कि हम भी अंग्रेज़ों के बराबर के दोस्त बन सकते हैं। इसलिए कि अंग्रेज़ पूरी ताकत में रूल कर रहा था और अंग्रेज़ कहता था कि इंडिया को चलाने में हमारे दोस्त हिंदू ही बनते हैं, इसलिए ये लो हिंदू, ये पोजीशन भी लो, ये वजारत भी तुम लो, ये हुकूमत भी तुम लो। तो मुसलमानों ने कहा हम भी मुल्क चलाने में आपके बराबर से साथ दे सकते हैं, तो हमें भी आप दुश्मन नहीं समझिए इस तरह से, अब तो आप कंट्रोल कर चुके हैं, तो आप हमें भी दोस्तों की तरह से ट्रीट करें, हमें भी दीजिए चीज़ें, हम भी संभाल सकते हैं, हमारे इलाके हमको दीजिए, हम खुद संभालेंगे, ये नो को दिए चले जा रहे हैं। उनका ये एजेंडा था बहरहाल, किस तरह से करके हम बात करेंगे। मुसलमानों की जो गलत फहमियाँ और गुस्सा और गम है अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको कम किया जाए, और अंग्रेज़ों का जो गुस्सा और गम और गलत फहमी है मुसलमानों के खिलाफ, उसको कम किया जाए, ये मुस्लिम लीग का एजेंडा था। इसलिए कि इस गुस्से और गम की वजह से ही दोनों एक दूसरे से रूठे बैठे थे, सब हिंदू फायदा उठा रहे थे, उठा लेते फायदा, अगर वो बराबरी का सलूक करते तो उसमें भी मसला नहीं था। ठीक है, तो ये 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। उस वक्त कायदे आज़म मुस्लिम लीग में शामिल नहीं थे, उस वक्त कुछ लोगों ने बना ली थी मुस्लिम लीग। ये पूरी तफसील इसके इस टॉपिक में पढ़ेंगे आप, जब ये अलग से पढ़ेंगे। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, वो पढ़ा रहा हूँ एक तरतीब से, 1906 से लेकर 1947 तक के वाक़यात की तरतीब बता रहा हूँ, तो इसको आप कहिए रिवीजन है हो रहा है, इसमें हम इन डेप्थ नहीं है, अल्लामा इकबाल नहीं थे उस वक्त मुस्लिम लीग में। ठीक है, 1906 के बाद जो अगला काम हुआ, कि इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स पेश की अंग्रेज़ों ने। एग्जैक्टली डेट में निकाल लूँ, यस 1909 में, 1909। इनको कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, ये लिखेंगे आप, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, MORLEY, मॉर्ले मिंटो MINTO, मॉर्ले मिंटो इस्लाहात। अंग्रेजों ने एक कानून पास किया 1909 में, रिफॉर्म्स, इस्लाहात। उस वक्त लॉर्ड मिंटो जो थे इंडिया को रूल कर रहे थे, और अंग्रेज़ों के, हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह लें कि वज़ीर, उनके जो बड़े वज़ीर थे वो लॉर्ड मॉर्ले थे, जॉन मॉर्ले। इन्होंने बैठ के तय किया कि अभी गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट में इंडियंस को हिस्सा देना पड़ेगा। छोटी सी बात है, इंडियंस की जो बातें बहुत होती जा रही हैं, भी पढ़ लिख भी गए, समझदार भी हो गए, पूरी दुनिया के सामने हम नक्कू बनेंगे अगर इस तरह से हुकूमत करेंगे कि अंग्रेज ही हुकूमत करते नजर आएंगे इंडिया पे, और हम ये कहेंगे कि ये इंग्लैंड का हिस्सा है। इंग्लैंड का हिस्सा है तो इंग्लैंड के कवानीन के मुताबिक जो जिस इलाके के जो लोग हैं वो अपने इलाके पे खुद हुक्मरानी करें, खुद अपने उसूल बनाए, खुद चलाएं अपना, वो जिसको डेमोक्रेसी कह रहे थे। तो डेमोक्रेटिक राइट इंडियंस को देने पड़ेंगे, इसके लिए हमें ऐसे ही नहीं दे सकते आंखें बंद करके लो सब डेमोक्रेटिक राइट ले लो, बराबर है, जो इंग्लैंड के रूल्स हैं वो तुम्हारे यहाँ भी अप्लाई होते हैं। उनको ही समझ में आया कि हमें इंडिया का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, पूरा पूरा एज इट इज, जो कुछ इंग्लैंड में है वो कुछ इंडिया में नहीं ला सकते, क्योंकि फिर तो इंडिया का हर शहरी इंग्लैंड के हर शहरी के बराबर हो जाएगा, ये भी नहीं करना चाहते। तो इन्होंने कहा हम इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसमें इंडियंस को कुछ राइट्स देते हैं,
कि आपके इलेक्शन करा लेंगे, छोटे आप लोग अपनी मर्जी से बंदे खड़े करो, फिर वो हुकूमत हम ही करेंगे, लेकिन थोड़ा एक फील आएगा ना, आप आएंगे वोट डालेंगे, बंदा आएगा वो करेगा क्या, वो हमारी मर्जी से चलेगा। हमारी मर्जी से चलने के लिए, हमारा नौकर बनाने के लिए कौन सा बंदा आएगा वो आप सेलेक्ट कर लो पब्लिक में। बात समझ आ रही है कि काउंसिल का चेयरमैन जो है वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। काउंसिल का चेयरमैन क्या करेगा, जो उसका बॉस उसको कहेगा, बॉस अंग्रेज। लेकिन काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा, ये लोगों से इलेक्ट करवा लो, तुम आपस में वोटिंग करो, देख लो कौन होगा काउंसिल का चेयरमैन। तो इलेक्शन करवाने का तरीक़ेकार और लोगों को ये फील करवाना कि आप अपना खुद हुकूमत कर रहे हो, हुकूमत में आपकी मर्जी चलती है भाई, चलती है मर्जी, ये वाली फीलिंग देने के लिए ये इस्लाहात आई थी, जो जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बनती थी। ये सारे काम इंग्लैंड इंग्लैंड में डिस्कस होते थे, इंग्लैंड की पार्लियामेंट साइन करती थी, इंग्लैंड की असेंबली साइन करती थी, फिर ये अप्लाई होते थे इंडिया पे। तो इंडियन पार्लियामेंट में एक्ट बाकायदा साइन हुआ 1909 में। इसका नाम जो था ना वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ये नहीं लिखे अगर आप, कोई मसला नहीं है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट के नाम से ये एक्ट पास हुआ था, कानून पास हुआ था कि अंग्रेजों ने चाहा था कि कुछ ना कुछ इनको दिया जाए। क्या क्या बातें हुई थी इसमें सुन लें, छोटी छोटी सी। काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई गई थी। काउंसिल वो जैसे मैंने कहा ना, यूसी जो कि अपने अपने इलाकों में कुछ ना कुछ वो डिसीजंस किया करेगी, लोगों से पूछा करेगी, लोगों के मसाइल हल करेगी। तो काउंसिल्स की तादाद जो है वो बढ़ाई गई थी। मैं उसके अंदर मौजूद मेंबर्स की तादाद बढ़ाई गई थी। काउंसिल्स के मुख्तलिफ लेवल्स थे। एक लेवल ये था उस काउंसिल का जो कि वहाँ के जो वाइसरॉय थे इंडिया में, जो अंग्रेज़ों की तरफ से नुमाइंदा हुकूमत करे थे, गवर्नर जनरल थे समझ लें, तो उनको भी मशवरा देने की एक काउंसिल होती थी, एडवाइजरी काउंसिल। उसमें भी मेंबर्स की तादाद बढ़ाई गई कि वो मशवरा देने, अच्छा मशवरा देने में आपके पास राइट कोई नहीं था, आप सिर्फ मशवरा दे सकते थे, एक्शन आप कोई नहीं करवा सकते थे। तो उन लेकिन बहरहाल वहाँ पे तादाद बढ़ाई गई, और उसके अंदर भी जो मेजॉरिटी थी वो अंग्रेजों की ही थी अभी भी 1909 में। उसके अलावा एडवाइस ऑन द बजट एंड प्लानिंग भी इंक्लूड किया गया काउंसलर्स की तरफ से, कि वो एडवाइस कर सकते हैं कि बजट क्या हो किस इलाके का। फिर प्रोविंसेस के अंदर जो काउंसिल्स थी उनकी भी तादाद बढ़ा दी गई। देखें इसका नाम ही क्या है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इंडिया में जो लोकल काउंसिल्स हैं, लोग अपने अपने इलाकों में हुकूमत करने का फील लेके आए, इसके ऊपर पूरा कानून साजी की गई। और इस पूरे प्रोसेस में इंडियंस को ये फील हुआ कि यार हमारा बंदा जाके इनके लीडर के कान में कुछ कहता है तो कुछ तो बात पहुंचती है ना। अमल वो अपनी मर्जी से करे, लेकिन कहते रहो, कुछ दिनों में उसको कुछ तो सोचेगा कि चलो ऐसा कर लेते हैं। तो फिर लोग इसमें एक्टिवेट हुए, लोग मोटिवेट हुए, इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इलेक्शंस होते थे, यहाँ से काउंसलर्स बनते थे, फिर वो आगे जाते थे, वो जाके बातें करते थे, डिस्कशन करते थे, बातों का बहस होती थी। तो इससे कुछ एक्शंस तो हुए, कुछ फायदा तो हुआ। 1911 में 1911 में इंग्लैंड के बादशाह ने इंडिया का दौरा करना था। भाई आपका मुल्क है ना, तो जाके घूमो फिरो अपने मुल्क में। ये कैसा तुम्हारा मुल्क है कि जाके घूम नहीं सकते वहां पे। तो ये दिखाने के लिए कि हमारा मुल्क है, हम जाते हैं भाई अपने मुल्क में। और हमारे जब इंग्लैंड में इंग्लैंड का बादशाह निकलता है तो रोड के चारों तरफ लोग ही लोग जमा होते हैं, पत्तियां बरसाते हैं। तो अब अगर इंग्लैंड का हिस्सा है इंडिया, तो निकलो रोड पे, देखो लोग पत्तियां बरसा रहे हैं कि जूते फेंक रहे हैं। तो फिर इनको ये सोचना था कि पत्तियां ही बरसें। पत्तियां कैसे बरसेंगी, ज्यादातर तादाद किन लोगों की थी, हिंदुओं की। और अगर हिंदू ना खुश होंगे तो पत्तियां कैसे आएंगी। तो फिर हिंदुओं को खुश करने के लिए सोचें कोई मसला, कोई तकलीफ में भी है हिंदू। किस तकलीफ में है, लड़कियों को क्या तकलीफ है अभी, लड़कों का सेक्शन अलग करके उनको गेम पीरियड क्यों दे दिया आपने। तो वो जो किंग ऑफ इंग्लैंड किंग जॉर्ज थे, तो उन्होंने कहा भाई मैं इंडिया आ रहा हूँ, ऐसा करो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दो। तो 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स होगा, बंगाल आपस से एक हो गया, जो कि हर लिहाज से उलट बात थी। अंग्रेजी कानून के एतबार से, उनकी कहे हुए वादों के एतबार से, लॉजिक के एतबार से।
पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स हुआ तो मुसलमानों को क्या फील हुआ होगा? बेट्रियल फील होगा ना, कि यार इन्होंने हमारी बात सुनी, कहा हम समझ गए, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात समझ में आ रही है, वापस कर दो। ये क्या हुआ भाई? अभी तो बात समझ गए थे, सब समझ में आ रहा था आपको, अब वापस कर दो। मुसलमान तादाद में हिंदुओं से कम थे ना, तो उनको पता था कि, अंग्रेजों को तो बहुत अच्छी तरह से पता था कि आपस में लड़ा के कैसे मामला निपटाया जाता है। तो अब 1911 के बाद यूरोप के अंदर दूसरी ताकतें भी मौजूद थी। एक छोटा सा चुन्ना सा इंग्लैंड जो है ना, पूरे इंडिया पे रूल कर रहा था। इसी तरह से चुन्ने चुन्ने और भी मुल्क थे जो और दूसरे इलाकों पे रूल कर रहे थे, और इन सब में खींचातानी थी। 1911 के बाद यूरोप के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स पे झड़पें शुरू हो गई आपस में, और मुल्क आपस में लड़ना शुरू हुए, जिसकी वजह से इनकी ताकत कुछ कम होना शुरू हो गई। कुछ लिखवाया नहीं है। और आपस में सभी बड़े नक चढ़े थे, हम भी अंग्रेज हैं तो हम भी फ्रेंच हैं, तो हमारी मर्जी, तो हम क्यों ऐसे माने, तो हम ऑस्ट्रियन हैं, हमारा बहुत बड़ा पुराना ज़माने से हम बादशाह चले आ रहे हैं, तो हम तो स्वीडिश हैं, तो हम यूं हैं, हम जर्मन हैं, हम ज़्यादा बड़ी नस्ल हैं, हम ज़्यादा बेहतर इंसान हैं, हम ज़्यादा, तो मतलब ये खींचातानी आपस में थी इनकी। और और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया था इंडिया के, जो 1857 से पहले पहले जंग जब हो रही थी बाकायदा इंडियंस की और अंग्रेज़ों की, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था फ्रेंच ने, जो आपके ये टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से बड़ी कामयाब जंग लड़ी। टीपू सुल्तान के पास जदीद तोपें कहाँ से आई? टीपू सुल्तान को नेपोलियन ने दी। फ्रेंच सपोर्ट थी टीपू सुल्तान के पास। तो आपस में एक ये पसंद नहीं कर रहे थे कि यूरोप में एक मुल्क आगे चला जाए, दूसरा मुल्क पीछे रह जाए, तो झड़पें तो थीं। इस चक्कर में आपस के लड़ाइयाँ खींचातानी करते करते एक मोमेंट ऐसा आया कि एक, है ना, सब सब दोस्त बने बैठे हैं लेकिन है नहीं अंदर से, कोई किसी को नहीं मार रहा है, कोई किसी को नहीं मार रहा है, किसी को नहीं मार रहा है, किसी को धक्का दे रहा है, किसी की कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। अचानक से करते करते एक मोमेंट आ गया, एक ने दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया। अब एक ने दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया, बाकी लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ, आधे इधर हो जाते हैं, आधे इधर हो जाते हैं, बीच बचाव नहीं कराते, है ना। हाँ, अब तो खैर लड़ाई में बिल्कुल ही हिस्सा नहीं ले रहे होते, वो वीडियो में लग जाते हैं, कहते हैं लड़ो 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 यार, मेरी टिकटॉक कामयाब हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि लोग साइड ले लेते हैं। भाई बैठ के इंसाफ से फैसला दो लोगों में करा दो, दो के चार मत बनो। अभी दो लोग लड़ रहे हैं, दो ही लड़ रहे हैं, उनको फैसला करवा दो कि भाई तुम सही थे तुम गलत थे। दो लड़ रहे थे, अब चार लड़ रहे हैं, ओए तुमने मेरे दोस्त को क्यों हाथ लगाया। तो कुछ इस तरह का मामला हुआ यूरोप में। इसकी तफसील भी जैसे मैं बताऊं कि तफसील में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ ना, तो इसलिए बस टच अपॉन कर रहा हूँ। यूरोप में कुछ इस तरह की वॉर्स हुई, कुछ इस तरह की झड़पें हुई कि जिसका नतीजा निकला कि बाकायदा दो हिस्से हो गए, बाकायदा दो फरीक बन गए, कुछ मुल्क इधर और कुछ मुल्क इधर, और ये दो मुल्कों की लड़ाई से पूरी दुनिया की लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। दुनिया में ऐसा पहले इसलिए नहीं दिखता था कि दुनिया में पहले इतने छोटे छोटे बहुत सारे मुल्क नहीं थे। पहले दुनिया में सुपर पावर एक दो ही होती थी, एक पूरा रोम, एक पूरा फारस, फिर बीच में एक इस्लाम आया, फिर पूरा सिर्फ एक इस्लाम ही चल रहा है पूरी दुनिया में। फिर थोड़े से क्रिश्चियंस बने तो क्रिश्चियंस और मुसलमान, तो पहले बड़ी बड़ी पावर सिर्फ एक दो ही होती थी। अब 1900 के अवाइल तक आते आते बड़ी बड़ी पावर्स कई हो गई। इटली भी बड़ी पावर है, इंग्लैंड भी बड़ी पावर है, जापान भी बड़ी पावर है, चाइना भी बड़ी पावर होता जा रहा था। इंडिया वैसे बड़ी पावर था पहले, अभी गिरा हुआ है लेकिन तादाद में वही बहुत है। अब इंग्लैंड, अब वो अमेरिका भी डिस्कवर हो चुका है, वो भी एक बड़ी पावर है। तो बड़ी पावर्स बहुत सारे, तो जब हो जाते हैं तो फिर होते हैं ना, बहुत सारे बकरे होते हैं, तो फिर एक दूसरे को सींग मारते हैं कि कौन बड़ा बकरा है भाई। तो यूं आपस में इनकी जंग शुरू हुई, और वो जंग
जंग, आपस की जंग से बैनुल अक़वामी जंग बन गई, मुख्तलिफ मुल्क शामिल हो गए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर पहली दफा हुई, वर्ल्ड वॉर। हालांकि इससे पहले भी इससे बड़ी बड़ी जंगें होती रही, लेकिन बहुत सारे मुल्क नहीं होते थे, इसलिए उसको दो कौमों की जंग कहा जाता था। अब बहुत सारे मुल्क शामिल हो गए। 1914 लिखेंगे आप, 1914, WW1, वर्ल्ड वॉर 1। अब वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए क्या चाहिए था? नहीं, जज्बाती लोग चाहिए थे। वो कहाँ मिलते हैं थुक के हिसाब से, वो हमारे यहाँ मिलते हैं, क्या करें। अब बड़े अच्छे लगने लगे उनको, बड़े अच्छे हैं यार, इंडियंस बड़े अच्छे होते हैं, इंडियंस बहुत अच्छे होते हैं, इंडियंस बड़े अच्छे होते हैं। इंडियंस से बैठ के बातें हो रही हैं जी, हमें फौजी दे दो, हमें फौजी चाहिए, आप लोग अपने आवाम से कहें निकले इंग्लैंड की हिफाजत के लिए। अच्छा, इंग्लैंड की हिफाजत की। बिल्कुल ऐसे ही आपके घर में आके कोई डाकू घुस जाए, फिर कहे यार मेरे दूसरा डाकू ना मेरे कबीले पे हमला करे, आओ मेरे साथ मिलकर उसको हराओ। बड़े अच्छे हो भाई, ऐसे कैसे हराओ, हम तो नहीं आएंगे। तो ये उनको अंदाजा था कि हमने जो अब तक गंद मचाई है, इतना बुरे तरीके से रूल किया है, इतना इनके ऊपर जुल्म किया है, अब जब हमारी जंग होगी तो ये हमें कहाँ सपोर्ट करेंगे, ये तो नहीं आएंगे हमें बचाने। तो ये तो जबकि तादाद इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, अगर इनमें से क्वार्टर भी खड़े हो जाएं तो उनकी तो चीख सुन के ही लोग भाग जाएंगे। इतने आबादी, इंडियन आबादी बहुत ज़्यादा थी ना, उसकी वजह पूरी अपने जोग्राफी में पड़ी है ना, कि ये इलाका एक रिस्ट्रिक्टेड इलाका था, गर्म पानी, गर्म मौसम, बेहतरीन फसलें, नेचुरली पहाड़ों से उतरता हुआ मिनरल वाला पानी सारा साल अवेलेबल, फसलें ही फसलें, खाना खूब मवेशी मोटे ताज़े। ये नॉर्दर्न एरिया में तो नहीं है ना, इन यूरोप में साल में 8 महीने बर्फ़ रहती है, जब बर्फ़ छटती भी है तो फिर भी बहुत मुश्किल ज़िंदगी, ठंड, सख्त सर्दी, ना इतनी बर्फ़, ना इतनी फसलें हैं, ना इतनी फरावानी है, लोग भी कम तादाद में। आज भी यूरोप आर्टिफिशियली जिंदा है। आप यूरोप की गैस का स्विच ऑफ कर दें, बस खत्म यूरोप, लोग मर जाएंगे, मतलब जिंदा नहीं रह सकते, इतना ज्यादा डिपेंडेंट है। मतलब उन्होंने आर्टिफिशियली ऐसी लाइफ क्रिएट कर ली है कि वहाँ आबादी इतनी नजर आ रही है आपको, आबादी वहाँ होनी होती है नॉर्मली जहाँ नेचुरली जिंदा रहना पॉसिबल हो। जैसे आप कहें कि जी मैं, अब हम देख रहे हैं मेले लगे हुए हिमालय में, माउंट एवरेस्ट से मेले लगे हुए हैं, अगर तो वो मेले अगर लगेंगे तो आर्टिफिशियली कोई लगा सकता है, नेचुरली वहाँ मेला नहीं लग सकता, वहाँ पे इंसान जिंदा नहीं रह सकता ज़्यादा दिन। तो यही यूरोप के अक्सर पार्ट्स का था कि वहाँ पे जिंदा वैसे नहीं रह सकते, रिसोर्सेज इतने आ गए उनके पास कि उन्होंने सही अच्छे वक्तों में वो पाइपलाइनें बिछा ली हैं उन्होंने, वो गैस वैस लग गए वहाँ पे, कि उस गैस से अभी तक गुजारा हो रहा है। और अब गैस से सोलर में कन्वर्ट करें या नेचुरल उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि बगैर एनर्जी के वो तो जिंदा नहीं रह सकते। हम रह सकते हैं, हमारी लाइट चली जाती है ना, हम जिंदा रहते हैं, 3-3 दिन का ब्रेक हो जाता है और हम जिंदा रहते हैं। उनके यहाँ 3 दिन का ब्रेक कर देंगे, मरना शुरू हो जाएंगे लोग, क्योंकि वो ठंड से उस आर्टिफिशियल तरीके से बचे हुए हैं। जैसे साइबेरिया की लाइफ पे आपको वीडियो देखें, यूट्यूब पे पड़ी है बहुत सारी, घर के अंदर वो यही कॉटन की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, और बाहर वो निकल नहीं सकते। अगर बाहर निकले हैं तो उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन होती है, रुकना नहीं होता उनको, इतनी ठंड है बाहर, पूरे सब कुछ पहन के निकले हैं वो, अपने वो स्पेशल थर्मल सूट होते हैं, वो इतने मोटे उतने बड़े हो जाते हैं वो पहन के, लेकिन उसके बावजूद इंस्ट्रक्शन ये होती है कि वो रुक नहीं सकते, उनको मूव करते रहना होता है, रुकेंगे तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे स्कूल जाने कॉलेज जाने के लिए बस में जब जाते हैं साइबेरिया में, तो उनके पास ऐप है जिसमें पता चल रहा होता है, लाइव ट्रैकिंग हो रही होती है कि बस कहाँ है, उसको देखते हुए वो निकलते हैं घर से, क्योंकि वो चलते हुए जाएंगे बस स्टॉप तक और बस आ जाएगी और उसमें बैठ जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाए कि वो बस स्टॉप तक पहुंचे और फिर पता चले ओ हो ऐप में ग्लिच आ गया था, बस अभी 4 मिनट बाद आ रही है, तो अब वो वहाँ 4 मिनट नहीं खड़े हो सकते, उनको ये वापस जाना पड़ेगा, या वो कोई गाड़ी रोकेंगे, गाड़ी रोक के उसमें बैठ जाएंगे, कहेंगे प्लीज़ 4 मिनट के लिए हमें यहाँ गाड़ी में बैठने दें ताकि बस आ जाए तो फिर हम उसमें बैठें। वहाँ खड़े नहीं रह सकते, वो इतनी सर्दी है कि वो वहाँ पे मर जाएंगे खड़े खड़े। तो बच्चे जो है आपको अचानक से उछलना कूदना शुरू कर देंगे, अजीब अजीब तरीके की हरकतें करेंगे ताकि वो जिस्म गर्म रहे उनका। तो इतनी सर्दी में आर्टिफिशियली घर के अंदर नॉर्मल रह रहे हैं, तो इसलिए उनको वहाँ पे इतनी फौज भी नहीं हो सकती थी जितनी फौज इंसान जिंदा जहाँ पे ज़्यादा रह सकते हैं, गर्म इलाकों में ही रह सकते हैं। तो
इंडियंस से उनको मसला था कि अब कुछ चाहिए। क्या चाहिए? लोग चाहिए जो उनके साथ जंग का चारा बने। चारा बनने के लिए लोग चाहिए, जाके आगे आगे जाके लड़ें मरें। तो यहाँ से जो है वो उन्होंने, मुसलमान तो बड़े नाराज थे। 1911 में आपने हमारा बंगाल अलग कर दिया, मुसलमान तो नाराज थे। तो अब क्या करेंगे अगर आप हमसे कहेंगे? दूसरा जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में एक फरीक और था अंग्रेजों का, वो हमारे बड़े भैया भी थे। हमारे बड़े भैया भी थे। हमारे बड़े भैया, इंडिया एज अ मुल्क के बड़े भैया मुल्क एक और भी थे। जब अंग्रेजों की यूरोप में जंग छड़ी, आप ऐसा समझें कि मैं जो हूँ वो कराटे सीख के आ गया हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं जंग में हिस्सा लेके जंग का कोई फैसला करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आपस में लड़ाई हो रही थी, लड़ाई में हमेज ने एहतिशाम को मारा, एहतिशाम ने हमेज को मारा, और अचानक से जो है वो अम्मार भी जंग में आ गया, वो आ गया। अब ओहो, अब्दुल्ला भाई भी लड़ाई में शामिल हो गए। ओरे यार, अब्दुल्ला भाई लड़ाई में उसके साथ शामिल है जो मुझे कह रहा है कि मेरा साथ दो, उसके दुश्मन है। तो यानी अब मुझे लड़ना पड़ेगा तो अब्दुल्ला भाई की पिटाई लगानी पड़ेगी। तो इस जंग में अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की भी आ गया। तुर्की मुसलमानों का बहुत, उस वक्त तुर्की से बहुत मुसलमानों को मोहब्बत थी। क्यों थी? क्योंकि तुर्की में उस वक्त खिलाफत थी मुसलमानों की। ये आखिरी खिलाफत थी, उसके बाद खिलाफत का सिलसिला खत्म हो गया था। नाम के तौर पे ही चले, आंखें उनकी वो थी कि भाई हमारी एक दिल को तस्कीन रहती है कि जी खिलाफत है जी। तो तुर्की जो है वो मुसलमानों के लिए एक प्रॉब्लम था कि वर्ल्ड वॉर 1 में अगर हमने अंग्रेजों का साथ दिया तो क्या हम तुर्की के खिलाफ लड़ेंगे? उधर से ही मुसलमान हो, इधर से ही मुसलमान, क्या ऐसा होने वाला है? तो ये प्रॉब्लम मुसलमानों को था। दूसरा उनको ये था कि चलो हम साथ देंगे भी तो आप फिर तुर्की के साथ करोगे क्या? तुर्की को तोड़ के ख़त्म कर दोगे अगर जीत जाते हो तो ये सारे सवाल थे मुसलमानों के, जो कि अनआंसर्ड थे शुरू में। इस दौरान वर्ल्ड वॉर 1 में जब अंग्रेज जंग में मसरूफ हुए तो इंडियंस को ये पता चल गया कि ये तो बहुत बिजी हैं। आपने गौर किया है जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो क्राइम्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी पुलिस इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व होती है, सबको पता होता है ये अभी पुलिस मसरूफ है। जितने लोगों ने गैर कानूनी तामीरात करनी होती है ना, इलेक्शन से 3 दिन पहले शुरू करते हैं, इलेक्शन के डे तक खत्म कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब सब मसरूफ हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई काम है, कहाँ गए हुए? इलेक्शन ड्यूटी पे गए हैं। आपका जो है वो सिविल सर्विसेज में कोई काम है, कहाँ हुए? इलेक्शन, सब इलेक्शन ड्यूटी पे गए हुए हैं। तो कोई अवेलेबल ही नहीं है देखने के लिए कि क्या चल रहा है मुल्क में। तो इसी तरह से जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि ये तो अंग्रेज सारे इधर से, उनकी सारी तवज्जो जंग पे, अभी मौका है, अभी हिलजुल करते हैं। तो इंडिया में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान काफ़ी चपकलिश, काफ़ी लोगों ने अपराइजिंग की। एक ग्रुप खड़ा हुआ, फलाने ऑफिस पे हमला कर दिया, एक लोग खड़े हुए फलानी जगह पे हमला कर दिया, एक खड़े हो गए कि हम आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं दोबारा से। लो भाई, अभी तो 1957 में आज़ादी की तहरीक 1857 में ख़त्म हुई थी, फिर आज़ादी की तहरीक। तो मुख्तलिफ लोगों ने अपनी तरफ से आज़ादी के लिए पुश करना शुरू कर दिया अपने तौर पे खुद ही। मुसलमानों की तरफ से भी एक आया था जिसको हम कहते हैं रेशमी रुमाल तहरीक। जी, रेशमी रुमाल, जी, इंग्लिश में सिल्क लेटर। सिल्क लेटर नहीं, ये वर्ल्ड वॉर 1 में ही मैं ऐसी सब तस्वीर बता रहा हूँ, अभी वर्ल्ड वॉर 1 से आगे नहीं बताया। सिल्क लेटर तहरीक चली थी। क्या था कि एक दूसरे को अपने राज बताने के लिए, मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए सिल्क लेटर पे मैसेज लिख के आगे ट्रांसफर करते थे, लेकिन वो पकड़े गए थे। जासूसी हो गई थी उनके खिलाफ। रेशमी रुमाल लिखा हुआ है मैंने जी। मुसलमान थे, पकड़े जाते हैं इसलिए पकड़े गए थे। वो हमारे तो हमेशा वो होता है ना, अंदर से कोई गद्दार होता है वो बता देता है। तो वो उनका प्रोग्राम ये था कि बाहर से हेल्प लेके आएंगे।
वो जो सिल्क लेटर तहरीक थी ना, उसमें था कि अंग्रेज अभी कमज़ोर है, तो अफगानिस्तान से और दूसरे इलाकों से जो है वो मदद लेकर इंडिया पे हमला करवा दिया जाए और कंट्रोल वापस संभाल लिया जाए, मुसलमान वापस कंट्रोल में आ जाए। ये तहरीक थी जो नहीं कामयाब हुई। ठीक है, अब इस वक्त तक ये दोनों पार्टीज, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों पार्टीज साथ साथ मौजूद थी, और बहुत से ऐसे लोग थे जो मुस्लिम लीग का भी पार्ट थे और कांग्रेस का भी पार्ट थे। ठीक है, जैसे कि एक पार्टी आपके घर में हो रही है, एक पार्टी आपके घर में हो रही है, मैं इधर भी आ रहा हूँ, उधर भी आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर इधर आ गए तो उधर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं था। तो उन्हीं बड़े बड़े लीडर्स में से एक लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते थे कि हाँ, मुस्लिम लीग इज अ गुड प्लेटफॉर्म, मुसलमान इस पे बात करें, लेकिन मुसलमान कांग्रेस में भी आए, यहाँ भी बात करें, वहां भी बात करें, एक जगह अपने आप को आइसोलेट ना करें। कायदे आजम ये कहते थे कि ये भी एक जगह है, यहाँ भी अपने आप को रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे जगह खाली ना छोड़ो, और मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से भी आपस में बात करो। और कायदे आजम ही ये करते थे कि मुस्लिम लीग के लीडर्स और कांग्रेस के लीडर्स से कहते थे, भाई मौका अच्छा है, अंग्रेज कमज़ोर हैं, आप सब लोग मिल के जो है ना वो अंग्रेज के अगेंस्ट स्ट्रगल करो, बजाय इससे कि आप अलग करो और वो अलग करो। कायदे आजम बहुत ज़्यादा प्रोपोनेंट थे इसके शुरू में, कि इंडियन और मुस्लिम्स, यानी हिंदू और मुस्लिम्स जो है मिल के इसको, इन अंग्रेज़ों को ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। इसी सिलसिले में कब हुआ जी, 1914 में वर्ल्ड वॉर वन हुई और मुसलमान और इंडियन हिंदू लीडर्स आपस में मिलना शुरू हुए, बड़े बड़े कुछ नामों की कोशिश की वजह से, जिसमें कायद आजम भी शामिल है। कोशिश की गई कि मुसलमान और हिंदू लीडर्स मिलें, क्यों मिले, ताकि एक स्टैंड अपना लें। सबको नजर आ रहा था जंग छिड़ गई है, इंग्लैंड कमजोर हो रहा है, अभी मौका है इनको कहो कि भाई छोड़ो, हमें छोड़ दो। लेकिन उनका एक मसला ये था कि अगर हमें छोड़ दो तो इंग्लैंड ये पूछता है फिर आप लोग करोगे क्या, एक दूसरे का कत्ल करोगे, गला काटोगे, आप तो दुश्मन हो एक दूसरे के। हमने तो 100 साल में आप लोगों को इतना सख्त दुश्मन बना दिया एक दूसरे का कि अब हम आपको छोड़ के जाएंगे तो और बदनामी होगी, क्योंकि पहले तो आप लोग साथ रह लेते थे, जब मुगल दौर था वो सब साथ रहते थे, अब आपस में दुश्मन क्यों हो गए, क्योंकि हमने उसके बड़े बीज बोए जबरदस्त तरीके से। तो अब आपको अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो आप तो कत्ल कर दोगे एक दूसरे को, तो मैं छोड़ के कैसे जाऊं। तो ये फैसला कराने के लिए आपको शुरू से ही मुस्लिम हिंदू लीडर्स को साथ पहुंचाना पड़ेगा वहां पे, कि भाई ये दोनों साथ आ रहे हैं, ये दोनों एग्री कर रहे हैं कि आप चले जाओ, हम मैनेज कर लेंगे। तो इसके लिए बड़ी एफर्ट्स की गई 1913, 1914, 15, 16 में। तो पहली जो लीडर्स मीट करते थे उन्होंने तय किया, अब से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर हर साल साथ बैठ के एक कॉन्फ्रेंस किया करेंगे। तो ये एक फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मुत्तहदा कॉन्फ्रेंस, तो ये कह देंगे कि पूरे हिंदुस्तान की सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर ये कॉन्फ्रेंस करी, तो इसमें जो बात हो रही है वो तो सभी बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से पहला मुआहिदा 1916 में हुआ, 1916 लखनऊ मुआहिदा, LUCK। अच्छा, स्पेलिंग चेंज भी कर सकते हैं आप, लेकिन बहरहाल अभी जो हमारे पास लखनऊ है, ये LUCKNOW, 1916, 1916 लखनऊ पैक्ट, PACT, मुआहिदा लखनऊ, लखनवी, लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ पैक्ट। पैक्ट कहते हैं मुआहिदे को। एग्रीमेंट हुआ था, किसका किसका एग्रीमेंट हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, कि भाई हम लोग अब मिल के कुछ उसूलों के मुताबिक फैसला करेंगे। कांग्रेस ने भी सीख लिया था अंग्रेजों से, काम चलाने के लिए मुआहिदा करो, अगले दिन तोड़ दो, मसला क्या है, काम चलाने के लिए मुआहिदा कर लो फिर नहीं मानो। क्योंकि मुआहिदे में इस तरह की बातें हुई थी कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए मुस्लिम लीग को एक बाकायदा जमात माना जाएगा। ये बात मानना ही जो है ना कांग्रेस का सबसे बड़ा मसला, जो मसला शुरू हुआ था बंगाल की पार्टीशन से, तो कांग्रेस क्या कह रही थी कि ये कौन कौन मुस्लिम लीग कौन क्या चीज, भाई हम ही रिप्रेजेंटेटिव हैं हिंदुओं के, हम ही रिप्रेजेंटेटिव हैं मुसलमानों के, हमसे ही पूछो जिसके बारे में पूछना है। इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी है, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो जैसे ही ये मुआहिदा हुआ, ऑटोमेटिकली इस मुआहिदे के मतलब ये हुआ कि उन्होंने मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट कर लिया एज ए एंटिटी, कि हाँ भाई कोई, वरना हवा से तो मुआहिदा नहीं किया ना उन्होंने,
मुस्लिम लीग से मुआहदा किया, इसका मतलब है मानते हो मुस्लिम लीग है और मानते हो कि वो कोई ताकत है। तो मुस्लिम लीग से इस मुआहदे ने मुस्लिम लीग को एक तो बहुत पावर बख्शी कि मुस्लिम लीग की एंटिटी एज अ लीगल एंटिटी इस्टेब्लिश हो गई कि हाँ भाई, जब इतनी बड़ी कांग्रेस ये कह रही है तो इसी तरह से इस लखनऊ पैक्ट में ये तय हुआ कि ये दोनों पार्टीज मिलकर अंग्रेजों को निकालने की कोशिश करेंगी, अलग से अलग अलग नहीं करेंगी। शर्त ये थी कि जो भी आखिरकार अलग होने के बाद कवानीन बनेंगे उसमें मुसलमानों के लिए अलग से कुछ मामलात होंगे, प्योर डेमोक्रेसी नहीं होगी। बस यही शुरू से मुस्लिम लीग का रोना था। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इत्तेफाक है कि 5 मेल और 5 फीमेल मौजूद हैं, ठीक है। अगर इस वक्त यहाँ पे 25 फीमेल और 5 मेल होते तो अब फीमेल ये कह रही थी हम हुकूमत बनाना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ ऐसे काम करवाने हैं ना जो हुकूमत अकेले नहीं बना सकते, बाहर से सौदा मंगाना होता है, हम खुद ही जाएं मज़ा नहीं आता, फिर कभी कभी गटर बंद हो जाता है, खुद ही साफ़ करें हमें अच्छा नहीं लगता, उस तरह के बहुत से काम होते हैं, मुश्किल मुश्किल काम। तो हमें इन 5 की ज़रूरत तो है, इन 5 के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। तो पहले तो आपने इन 5 के साथ बैठ के बात की तो आपने मान लिया हाँ भाई आप भी कोई चीज़ हो, चलो भाई 5 को तो मान लिया। लेकिन अगर हुकूमत, आपने कहा हुकूमत बनाते हैं, ऐसा करते हैं जब कोई फैसला करना होगा वोटिंग करा लेंगे, जो ज़्यादातर लोग कहेंगे वो कर लिया करेंगे। तो क्या हम 5 मानेंगे ये बात? हम ये बात क्यों नहीं मानेंगे? भाई आप 25 हो, जब वोटिंग होगी आपके 25 हमारे 5, कभी हम किसी हमारी कोई बात कभी चलेगी ही नहीं। आप बोल दो कि लड़कियों की तनख्वाह 500, लड़कों की तनख्वाह 2 रुपए, वोटिंग करा लो, सारी लड़कियां वोट करेंगी, हाँ हमारा तो कभी वोट चलेगा ही नहीं। तो ये बात मुस्लिम्स कह रहे थे कि ऐसा नहीं था, 25 और 5 का रेशो नहीं था। मुसलमान समझ लो कि हिंदू समझ लें कि अगर 3 थे तो मुसलमान 1 थे, या हिंदू 3 थे तो मुसलमान 2 थे। इतना अभी इतना डिफरेंस नहीं था। बाद में जब इंडिया में पॉपुलेशन बूम आया तो उस वक्त उनका बड़ी तेजी से बढ़ी है, हिंदूज की तादाद ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन उस वक्त जो है मुसलमान भी बड़ी तादाद में थे, मेजॉरिटी में नहीं थे, माइनॉरिटी में थे, लेकिन कम नहीं थे इतने। तो मुसलमान ये कह रहे थे कि वो तमाम कवानीन जो मुसलमानों के लिए बनने हों, जिससे मुसलमान भी अफेक्ट होते हों, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि 25 आपके 5 हमारे, इलेक्शन करा लो जो चाहे, जो जिसके ऊपर वोट ज्यादा पड़ गए, ऐसा नहीं होगा। पहला ये कि जो मुसलमानों के लिए कवानीन बनेंगे उसमें मुसलमानों की इजाजत ही होगी पूरी पूरी, हिंदू से पूछने का कोई फायदा नहीं। नंबर 2, जो असेंबली बनेगी उस असेंबली में लाजमन इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि 1/3 जो है वो मुसलमान हों। ऐसा नहीं हो कि पूरे मुल्क में इलेक्शन करा लिए, चूंकि हर जगह ही तादाद में हिंदू ज्यादा है तो असेंबली में बैठे हुए सारे हिंदू, 300 सीटें हैं, 300 की 300 में हिंदू बैठे हुए हैं, हालांकि तादाद में मुसलमान भी बहुत हैं। नहीं, फिर आपको ये करना पड़ेगा कि 200 हिंदू बैठेंगे, 100 मुसलमान भी लाजमन होंगे। इस तरह की कुछ बातें इन्होंने कांग्रेस से डिस्कशन में मंजूर करवा ली। लखनऊ पैक्ट मुसलमानों की बहुत बड़ी फतह थी, कायद आज़म की फतह थी कि उन्होंने ना सिर्फ ये मान लिया कि मुस्लिम लीग एक एंटिटी है, बल्कि मान लिया कि मुसलमानों के लिए इनको अलग से सोचना पड़ेगा। अगर जनरल डेमोक्रेसी आ गई तो मुसलमानों का कुछ नहीं चलेगा, जो अभी इंडिया में हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में सबसे पहले तय हुआ था कि मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है मुसलमानों के हिसाब से चलेगा, हिंदुओं का पर्सनल लॉ हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, कानून गवर्नमेंट में। यानी हिंदुओं के यहाँ एक मर्द एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, मुसलमानों के यहाँ कर सकता है। हिंदू हिंदू औरत के शौहर ने दूसरी शादी कर ली, वो कोर्ट में जाएगी, उस शख्स को सजा होगी। मुसलमान औरत के शौहर ने दूसरी शादी कर ली, वो कोर्ट में जाएगी, उसको सजा नहीं होगी। मतलब क्या हुआ कि तय हुआ था कि 2 कानून चलेंगे पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लाइव्स के ऊपर 2 कानून चलेंगे, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ, हिंदूज के लिए हिंदू लॉ। ये हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था उन्होंने आपस में तय किया था, ठीक है। ये आज़ादी थी हिंदुस्तान में, उन्होंने तय किया था कि देखो हम कितने अच्छे आज़ादी दे रहे हैं। लेकिन जब तादाद का ख्याल इस तरह से नहीं रखा गया, जैसे कि मुस्लिम लीग उस वक्त कह रही थी कि असेंबली में लाजमी कर दो कि इतने मुसलमान आएंगे ही आएंगे। ये इंडिया ने, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिया ने इस बात को इंश्योर नहीं किया। इंडियंस का तो झगड़ा यही था कि हम तो प्योर डेमोक्रेसी रखेंगे, जो आ सकता है आ जाए, जो अपनी ताकत पे आ जाए आ जाए, जो जो तादाद में ज्यादा वो आ जाए। तो फिर हिंदू ही तादाद में ज्यादा है, तादाद का ही था। अब क्या हुआ, आज के दिन में इंडिया में
अब मुख्तलिफ स्टेट्स में लॉ पास हो रहे हैं, अभी मेरे ख्याल से यूपी में पास हुआ है कि कोई मुस्लिम और हिंदू अलग अलग लॉ नहीं है, एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, अब कोई मुसलमान एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, कोई हिंदू भी नहीं कर सकता। अब मुसलमान हिंदू भी अब सारे मुसलमान भी कैसी जिंदगी गुजारने में मजबूर होंगे, जो हिंदू के हिसाब से होगी। अब आप नेशनली आप गाय नहीं खा सकेंगे, अब आप कानूनी तौर पे एक से ज्यादा शादी नहीं कर, हमें वैसे नहीं करनी थी, लेकिन हमारी मर्जी है ना भाई, हम नहीं करें। ऐसा तो नहीं है कि हमें, हमारी इजाजत है, हमारे करें ना करें हमारी मर्जी पे होना चाहिए। तो वो तमाम चीजें जो मुसलमान कानून का हिस्सा थी, वो सारी चीजें खत्म करके उन्होंने बाकायदा एक ही कानून कर दिया। इसी से घबरा रहे थे उस वक्त मुसलमान कि यार अगर डेमोक्रेसी आ गई तो सारी चीजें अपने हिसाब से करा लेंगे। इसके लिए कुछ एश्योरेंस चाहिए थी, इसके लिए कुछ उनसे एग्रीमेंट चाहिए था कि भाई आप मुसलमानों को कम से कम उनका इतना हिस्सा दोगे जितना हिस्सा उनका बनता है। ये लखनऊ पैक्ट था। फटाफट आते हैं हम, कोशिश करते हैं कि आज के इस लेसन में किसी ऐसे स्टॉप पे रुकें जो लॉजिकल स्टॉप हो। अब 1919 में 1916 में ये लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने मिलके शुरू कर दिया रेजिस्ट करना। 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट, बताया था। लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट की वजह से इन्होंने मिलके मेहनत करना शुरू कर दी, मिलके स्ट्रगल किया। इन्होंने कहा कि भाई आज़ाद करो, किसी दर्जे में आज़ादी का प्रोसेस शुरू करो, हम नहीं मानते तुम्हारी बात। यानी ये जो काउंसिल्स होती है, काउंसिल में जो बड़ा बैठा है, इस बड़े को भी इंडियन बनाओ, मतलब हिंदुस्तान का कोई बंदा होना चाहिए। ऊपर बैठा हुआ अंग्रेज क्यों है? काउंसिल में ऊपर बैठा हुआ अंग्रेज है, हर बात उसी की मर्जी से हो रही, तो हमें क्यों खड़ा किया है? इसको हटा के इसको भी हिंदू करो और इसको भी कोई इंडियन करो। फिर उसके ऊपर भी जो जो वहां का वायसरॉय है उसके ऊपर, या जो इलाके के गवर्नर्स हैं, गवर्नर के पास इतना कंट्रोल है कि जो आपने मशवरा वाली काउंसिल उसकी बनाई हुई है वो सिर्फ बेकार पपेट ही है। तो कुछ ऐसा करो कि उसका मशवरा इसके लिए अमल करना लाजिम करार दो। तो कहीं ना कहीं हमें अथॉरिटी भी तो दो ना, हमें पावर्स मिलनी चाहिए इस तरह की। तो जब ये डिमांड्स इन्होंने करना शुरू की, तो और अंग्रेजों ने देख लिया था कि अब हम ज्यादा से, हाँ भाई इतनी ताकत नहीं है, इतनी फौज भी नहीं है कि इन लोगों को रोक सकें। फौज सारी वहां जंग में मसरूफ हो गई, लड़ रही है, हार भी रही है। तो ये रिफॉर्म्स लाए थे, और ये मशहूर रिफॉर्म्स हैं 1919 की, नहीं, हाँ 1919 की, 1919 मॉन्टेगो, MONTAGU, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, CHELMSFORD। ये फुसफुसी रिफॉर्म्स थी। हमेशा अंग्रेज एक स्टेप पीछे रहे, जितनी ताकत हिंदुस्तानियों के पास आ चुकी होती थी उससे पीछे ही होती थी उनकी रिफॉर्म्स। अच्छा, हम कह रहे हैं कि भाई हम इतने पावरफुल अब हो चुके हैं, आप हमारी बात नहीं मानोगे, हम सब बंद करा देंगे आपका। आपके आपके पास इतने लोग ही नहीं है यहाँ पे कि मुल्क चला सके। आपका पूरा मुल्क हिंदुस्तान जो चल रहा है, जिसको आप अपना मुल्क कह रहे हैं, इसमें हर जगह हर पोस्ट पे इंडिया नहीं बैठा हुआ है, लेकिन फैसला आप करते हो। हम अपनी पोस्ट पे आना बंद हो जाएंगे, आप मुल्क चलना बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं चल सकेगा, ना रेलगाड़ी चलेगी, ना अदालत चलेगी, ना पुलिस चलेगी। सब जगह इंडिया नहीं बैठे हैं काम करने वाले, ऑफिसर सारे आपके बैठे हैं, हम नहीं करेंगे काम। तो ये बड़ी धमकी थी। तो ये जिस लेवल की डिमांड करते थे, हमें चाहिए कि हमें ये वाली चाबियां दो। अच्छा ऐसा करो कि एक लॉलीपॉप ले लो, खुश हो जाओ। इतनी छोटी सी बात वापस में ऑफर करते थे कि वो और चिढ़ाने वाली बात होती थी। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट के बाद जो इतनी पावर का इजहार किया इंडियंस ने, मुसलमान हिंदू सब मिलके एक्ट कर रहे हैं, तो उस के अगेंस्ट जो उन्होंने कहा कि अच्छा हम सही करते हैं, हम जो वो लेके आए थे ना आपके लिए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट लेके आए थे, वो तो आपको पसंद नहीं आया था 1909 में। 1919 में हम अच्छा एक्ट लाते हैं, वो बहुत ताकतें देंगे आपको, 60 मेंबर से 80 कर लो। ताकत क्या दी आपने उनको? नहीं, ताकत नहीं दे रहे। किया क्या, चेंज क्या हुआ? तादाद बढ़ा देने से तो उसको फर्क नहीं पड़ा। अब हमें तादाद बढ़ाने का मसला नहीं, हमें हमें अपनी पावर्स चाहिए, हमें रूल करने की ताकत चाहिए। हमें चाहिए कि अगर हम सब ने मिलकर कह दिया कि यहाँ पे इतने पैसे लगने चाहिए, तो गवर्नर मजबूर हो के हाँ वो लगाए वो पैसे वहां पे।
ऐसा नहीं है आपका मशवरा मशवरा बस ठीक है साइड में डाल दो। तो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में मेंबर्स की तादाद बढ़ाई गई, काउंसिल में इतने मेंबर बढ़ा दो, उतने मेंबर बढ़ा दो, यहाँ पे ये तादाद कर दो, लेकिन जो पावर थी वो पावर जो एग्जीक्यूटिव पावर थी, जो अमल करने वाली पावर थी, इसके बाद ताकत थी, वो इलेक्टेड मेंबर्स के पास नहीं थी। इलेक्शन कराओ, काउंसिल में मिलाओ बिठाओ, लेकिन अमल करने की ताकत किसके पास है? वो नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास है। नॉमिनेटेड का मतलब वही बादशाह की तरफ से ही आएंगे लोग, वही अथॉरिटी उन्हीं के पास होगी, तो कराते रहो इलेक्शन बस। तो इसी तरह से इन्होंने एक और कहा था कि ठीक है हम कुछ चीजें आपको दे देते हैं, आप लोगों को बहुत शौक हो रहा है हुकूमत करने का, तो हम ऐसा करते हैं, हम डायरकी दे देते हैं। डायरकी क्या है? इंग्लिश में हम इसकी स्पेलिंग लिखते हैं DIARCHY, ये लफ्ज जरूर लिख लें, डायरकी। इसी 1919 के नीचे मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म की सबसे जो मशहूर बात है ना, डायरकी है। डायरकी को उर्दू में क्या कहते हैं? ताकत की तकसीम का फॉर्मूला दिया इन्होंने, हुकूमती ताकत की तकसीम का फॉर्मूला। डायरकी की स्पेलिंग है DIARCHY। डाई का मतलब दो कर देना ना, डायरकी, DIARCHY, DIARCHY। यानी इन्होंने कहा ओके यार तुम लोग बहुत कह रहे हो, बहुत हुकूमत करनी है यार, इनको भी डिपार्टमेंट दो, गटर का डिपार्टमेंट दे दो इनको, चलो शाबाश, चलाओ गटर निकालो, शाबाश, साफ करो तुम लोग खुशी खुशी, और अस्पताल दे दो इनको, अस्पताल चलाओ चलाओ, शाबाश। तो यार मतलब एक तरह से उन्होंने थप्पड़ ही मारा। हाँ, इख्तियारात के अंदर बजाय इन्होंने कहा कि हम बराबरी की तकसीम कर रहे हैं, इख्तियारात के अंदर हम दो हिस्से कर रहे हैं। और डायरकी का तर्जुमा होगा कि दो हिस्सों में इख्तियारात को बांट देना, हुकूमत इस तरह से चलाना कि वो दो मुख्तलिफ हिस्सों में बंट के आधे इख्तियारात एक के पास हों, आधे इख्तियारात दूसरे के पास हों। तो DI का मतलब, डाई का मतलब ही दो, जैसे हम डायसेक्शन करते हैं ना, कि बीच में से काट के दो कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एंड के करीब आ गए, नहीं पानी नहीं पी सकते क्योंकि एंड के करीब आ गए ना यार, रोजा इफ्तार पे पानी पी जाएगा ना। तो अब डायरकी क्या कह रही थी, इंटरेस्टिंगली सुनिएगा। अंग्रेजों ने कहा कि ये डिपार्टमेंट हम रख लेते हैं, ये डिपार्टमेंट आपको दे देते हैं। ये उस वक्त कह रहे हैं अंग्रेज जब उनके पास अथॉरिटी बची नहीं, मतलब अभी हिंदुस्तान के सारे लोग खड़े हो जाएंगे, इनका पहिया जाम हो जाएगा, इस हद तक हो जाएगा कि इवन इंग्लैंड में भी जाम होना शुरू हो जाएगा। इतना ज्यादा इनको आदत थी इनको गुलामों के तौर पर इस्तेमाल करने की, खुद इंग्लैंड के अंदर भी बहुत ज्यादा इंडियंस की इंगेजमेंट हो गई थी। तो इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने कहा कि हम जो रखेंगे, जो ब्रिटिश रखेंगे अपने पास इख्तियारात, वो होगा जस्टिस। यानी आखिरकार कोई भी झगड़ा होगा, ये ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा पावरफुल है, इसकी बात मानू किसकी बात मानू, जाएगा कोर्ट में, कोर्ट में हम बैठे होंगे, तो कोर्ट हमारा होगा, अदालती हमारा होगा। जस्टिस, पुलिस, पुलिस इनकी होगी, आर्मी, फौज, आर्मी भी उन्हीं की होगी, रेवेन्यू, सारे पैसे इन्हीं के पास आएंगे, फाइनेंस रेवेन्यू का डिपार्टमेंट इनका होगा। बिजली, उस जमाने में बिजली नई नई आई थी, तो बिजली, पेट्रोल, तेल, कोयला, लकड़ी, ऑल एनर्जी रिसोर्सेज इनके पास होंगे। और उसके अलावा आखिरी बात, प्रेस एंड पब्लिकेशन, अखबार सारे इनके होंगे। अब बता दो क्या कर सकते हो। और जो दिया उन्होंने, अच्छा दिया नहीं, जो देने का कहा, जो देने का कहा उन्होंने, नंबर 1 उन्होंने कहा एजुकेशन ले लो, उन्होंने कहा हेल्थ ले लो, उन्होंने कहा पब्लिक वर्क्स ले लो, सड़कें बनाओ, बाथरूम बनाओ, गटर लाइन बनाओ, पब्लिक वर्क्स ले लो। पब्लिक वर्क कहते हैं ये पुल वुल बना लो, शौक से करो काम। फॉरेस्ट ले लो, लोकल गवर्नमेंट ले लो, अपनी यूसी खुद चला लो, चलो जाओ, लेकिन उसका पैसा कहां से आएगा? वो अप्रूवल उधर से आएगा, उनके फाइनेंस उनके पास नहीं था, फाइनेंस अंग्रेज के पास था। तो ये जब डायरकी पेश की, मुसलमानों ने कहा आपने तमाचा मारा है हमारे, मतलब इंडियंस ने कहा, जो भी मुसलमान हिंदू मिलकर लड़ रहे थे, उन्होंने कहा हम इसके लिए थोड़ी लड़ रहे थे, आपने मतलब हमें इस तरह का कर दिया, कोई नीच है, घटिया है, आपने ऐसी चीजें हमें दे दी, दूसरी चीजें खुद रखी, हमें नहीं चाहिए, चाहिए तो नहीं है, लेकिन एक्ट पास हो गया, ये रिफॉर्म्स का एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में पास हो गया, चलेगा तो ऐसे ही, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप पार्ट ऑफ द
ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो उसूल पास कर दिया चलेगा, वैसे आप उसके खिलाफ स्ट्रगल कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब ये एजिटेशन, ये झगड़ा, ये आपस की खींचातानी, ये काफ़ी बढ़ गई। और इंडिया में मुस्लिम हिंदू दोनों मिलके एजिटेशन कर रहे थे, तो उसका लेवल बहुत ऊपर चला गया था। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से काम नहीं चला, इनको लॉलीपॉप पकड़ाई, इन्होंने कहा हम तो एजिटेशन जारी रखेंगे, जो कानून लाने लाओ, लेकिन हम तो हड़ताल करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो सड़क पे निकलेंगे, हम तो बात नहीं मानेंगे, हम तो दुनिया भर के पेपर्स में जाके बात करेंगे, हम दुनिया का चक्कर लगाएंगे, हमारे लीडर्स अमेरिका जाएंगे, हमारे लीडर्स जर्मनी जाएंगे, जर्मनी के अखबारों में छप रहा है, ओहो जुल्म, ब्रिटिशर्स जुल्म करते हैं, अमेरिका के अखबारों में छप रहा है ब्रिटिशर्स जुल्म करते हैं, हमारे लीडर्स जा जाके वहां पे तकरीरें करेंगे, आप करते रहो। तो बदनामी हो रही थी इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा। इस पे इंग्लैंड ने जो है ना, वो कुछ डायरेक्ट किस्म के कावानीन भी पास किए। एक तरफ से ये दे रहे हैं कि आ जाओ हुकूमत में आ जाओ, एक तरफ से जो है वो उन्होंने फौजदारी के कावानीन, यानी अब कोई कोई नहीं बोलेगा, सब चुप होके बैठ जाओ, जो बोलेगा अगले दिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी। होता है ना, आजकल भी ऐसे हो रहा है ना, कोई कुछ बोलता है, थोड़े दिन बाद वो गायब हो जाता है, उसके बाद जब वापस आता है तो ठीक होके आता है। तो उस तरह के कावानीन ब्रिटिश लेके आए थे। तो जैसे कि एक मशहूर एक्ट है ना, मैं तारीख देख लूँ जरा इसकी, 1917 को आया था गालिबन, नहीं यहाँ नहीं लिखा हुआ, 1919 से तो आगे आया था, 1917 में ही, 1919 में ही आया था शायद। हाँ, 1919 में ही दूसरा काम हुआ था। एक तरफ इतनी आज़ादी का कह रहे थे हम आज़ाद करते हैं, आप खुद चलाओ, और 1919 में ही इन्होंने कानून पास किया, रोलेट एक्ट। रोलेट एक साहब का नाम था जो कि लेके आए थे, ROWLATT। बड़े गुस्से वाले आदमी थे, इंडियंस को बहुत बुरा समझते थे, बहुत नफरत अंगेज उनका अंदाज था इंडियंस के खिलाफ। रोलेट एक्ट पास हुआ, जिसके तहत हर चीज पर पाबंदी लगा दी गई। जो बुनियादी बातें रोलेट एक्ट की हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट, क्या जबरी गुमशुदगी, क्या वो कोई वारंट नहीं होगा, विदाउट वारंट, और डिटेंशन विदाउट बेल ये सब पाकिस्तान में अभी भी होता है। डिटेंशन विदाउट बेल और पावर ऑफ रिलोकेटिंग पीपल। भाई आप आज कराची में रहते हो, चलो बोरिया बिस्तर बांधो, जाओ जाके पंजाब में रहो, जाओ, चलो चलो आप निकल जाओ यहाँ से। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का राइट, ये रोलेट एक्ट में आया था। अच्छा, जैसे जब आप रोलेट एक्ट पढ़ेंगे ना, मैं रोलेट एक्ट नहीं पढ़ा रहा आपको, जब आप रोलेट एक्ट पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें लिखवाई जाएंगी, उसकी क्या क्या बातें थी, क्या है, बस मैं तो सिर्फ, जैसे मैंने कहा, मैं तो सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे इसको टच कर रहा हूँ। रोलेट एक्ट नाफिज करते ही फौज ही हर इधर उधर फौज घूम रही है। अच्छा, फौज जो घूम रही है वो भी सारे निक्कर पहन के इंडियंस ही घूम रहे हैं ये भी मसला है। वही है, जो उनके ऊपर कैप्टन बैठा होता था वो गोरा होता था, बाकी वो इंडियंस को ही घुमा रहे होते थे इधर से उधर। और इसमें इन्होंने भी जोर लगाना शुरू कर दिया, सब दबा दो, सबको बंद कर दो, किसी को बाहर नहीं निकलने दो, प्रेस को आज़ादी नहीं थी, कोई कुछ नहीं छापेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। इधर उन्होंने भी मार्च से शुरू कर दी थी। अच्छा, कायद आज़म से ज़्यादा इस मामले में जो एक्टिव थे वो गांधी जी थे, कि मार्च निकालो, लोगों को बाहर निकालो, धरने दो और पिटने दो, लोगों को पिटो, लोग पिटेंगे, खून बहेगा, दुनिया भर के अखबार आके तस्वीरें खींचेंगे, दुनिया में बड़ा हो जाएगा, हमारा मशहूरी होगी। तो ये गांधी जी को ये बड़ा अच्छा आता था, मजलूम बन के पूरी दुनिया से हमदर्दियां वसूल करना, ही उनको बहुत अच्छा आता था। तो उनका स्टाइल ये था कि पिटवा लो लोगों को, और लोग हाथ ना उठाएं, बस जाके बैठ जाएं, उनको डंडे पड़े, तस्वीरें खींचे, और फिर पूरी दुनिया में बदनामी हो इंग्लैंड की। तो इसी सिलसिले में मुसलसल फौज खड़ी है, वो कह रही है मारेंगे, वो कह रही है हम तो मार्च निकालेंगे, मार लो, हम हाथ नहीं उठाएंगे, तो मारना है मार लो, हम सर आगे करते जाएंगे, तुम हमारे सर फोड़ते जाओ, हम तस्वीरें खींचते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। कैमरा की ताकत उस वक्त जो थी वो जबरदस्त ताकत थी, नई नई आई थी दुनिया भर में। तो इस खींचातानी में जो है ना, वो हुआ था जलियांवाला बाग। बड़ा मशहूर किस्सा है, इस पे ड्रामे, कहानियां, फिल्में सब बनी हुई हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अमृतसर मैसेकर,
ये भी कब हुआ? 1919 में ही हुआ। 1919 का ही एक और वाकया। अभी 1919 में बहुत कुछ हुआ। हालांकि हम 1918 खा गए, लिखना चाहिए अभी, लेकिन वो एक सीक्वेंस ये चल रही है ना, रोलेट एक्ट के साथ ही इसका भी किस्सा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखवा दिया। 1918 पे वापस आ जाएंगे बाद में। अमृतसर का की स्पेलिंग है AMRITSAR, और मैसेकर कहते हैं, मैसेकर खूरेजी, MASSACRE, अमृतसर मैसेकर 1919 में हुआ था। बड़ा मशहूर वाक़या है। वो जनरल डायर के ऊपर, DYER, जनरल डायर साहब थे, जो बाद में पता चला जनरल भी नहीं थे, नाम के जनरल थे। बोलते हैं ना कुछ लोगों को कहते हैं और कप्तान, लेकिन वो कैप्टन नहीं होते, मतलब फौज के कैप्टन नहीं होते। तो इस तरह से ये जनरल नहीं थे असल में, ओहदा उनका बहुत नीचे का था, लेकिन उनको जनरल कहते थे। तो इनकी भी ज़िंदगी की बड़ी मशहूर कहानी है, कैसे आखिर में इनका अंजाम क्या हुआ है, कैसे मरे, क्या किया गया इनके साथ। तो बाहर एक प्रोटेस्ट करने वाली पीसफुल रैली निकली, और रैली निकली इस तरह से कि ऐसा नहीं होता, बड़े बड़े घर होते हैं, बात का उनके बीच में पतली सी गली होती है, दो बड़े बड़े घर हो, पतली सी गली हो, इतनी पतली गली हो गाड़ी भी नहीं घुस सकती उसके बीच में। तो कुछ इस तरह के घर थे, उनके रास्ते में एक पतली पतली गलियां गुजर के एक बड़ा सा बाग था। ठीक है, गलियां पतली थी, उन पतली गलियों से घुस के अंदर एकदम से बाग आता था। आमतौर पे ऐसे बाग जो उस जमाने में बनाए जाते थे, वो खवातीन वाले बाग होते थे, पर्दा बाग कहलाते थे। कि जो बच्चे मर्दों वाले बाग होते थे, वो तो इन द ओपन होते थे, सड़क के किनारे बाग है। लेकिन जो खवातीन का पर्दा बाग होता था, वो अमूमन बिल्डिंग से पिछली साइड पे होता था, कि वो पर्दे में रहें, खवातीन वहां पे बैठ के अपनी हंसी में बैठे, खेलें कूदें, जो भी करें, तो उनको एक फील हो के पर्दे में हैं। तो जलियांवाला बाग था एक मशहूर अमृतसर में। रैली का प्रोग्राम ये था कि यहाँ से एक पीसफुल रैली निकलेगी, उसने वो कार्ड वार्ड उठाए हुए होंगे, वो जाएंगे, नारे लगाएंगे, नारे लगाते हुए बाग में जाएंगे, बाग में चक्कर लगाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तो वो पीसफुल रैली में बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, औरतें भी होंगी, मुसलमान होंगे, और भी जो उस इलाके के लोग हैं वो भी होंगे, मिलजुल के एक रैली निकालेंगे। अच्छा, वो रैली निकाली गई, वो बाग में पहुंची, तो पीछे से ये साहब आ गए अपनी फौजी लेकर, और उनसे कहा गया कि इतने मिनट के अंदर अंदर जो है वो निकल जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। उन्होंने कहा भाई हम कोई फसाद थोड़ी मचा रहे हैं, हम कोई आपको गोली थोड़ी मारे जो आप हमको गोली मारेंगे, ऐसी गोली मार देंगे, वाह ऐसी मार देंगे गोली। तो उन्होंने कहा ऐसे ही मार देंगे गोली। तो यूं हुआ कि उन्होंने गोलियां खोल दी, फायरिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक तो सैकड़ों लोग फायरिंग से मरे, स्ट्रेट फायर मारे उन्होंने, ये भाग नहीं भाग रहे, मार देते हैं, गोली मारते हैं, स्ट्रेट फायर किए। सैकड़ों लोग तो पहले उसकी फायरिंग से मारे, उसके बाद जो फायरिंग की, अब हजारों लोगों का मजमा था। अब जब वो निकलने के लिए भागे, तो पतली पतली गलियां थी, तो वो दब के मर गए बहुत से लोग। तो यूं बड़ा ठीक ठाक खतरनाक वो था। इंग्लैंड ने कहा कि 400 लोग मरे और 1200 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, लेकिन एक्चुअली जो फिगर्स थी वो इससे कहीं ज़्यादा थी, कहीं ज़्यादा फिगर्स थी। लेकिन 400 लोग मर गए ऐसी बिला वजह, एक उसके अंदर, एक इंसिडेंट में। तो ये इसने और आग लगा दी, बजाय इसके कि मामला ठंडा होता, इससे और गुस्सा बढ़ गया कि ये क्या किया आपने। तो इनका जो रोल एक्ट था ना, वो ही इनफेक्टिव होना शुरू हो गया। लोगों ने कहा भाई पकड़ना है तो पकड़ो, हम तो जेल भी जाएंगे, हमें कैद करना है कैद करो, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी कोई बात। तो ये 1919 में बड़ा प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से 1920 में 1920 में आई, वैसे मैंने कहा ना अब स्टाइल जिना से कन्वर्ट होके स्टाइल कर जा रहा है गांधी जी की तरफ। गांधी जी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा पावर में आ रहे हैं, और कांग्रेस में जज्बात आना शुरू हो गए, कांग्रेस के अंदर जज्बाती लीडर आ गए। गांधी वॉज मच यंगर देन जिना, जिना से बहुत यंग थे, जिना से बहुत छोटे लेवल के आदमी थे, लेकिन वो लोगों को मजहबी जज्बाती करना जानते थे। तो उन्होंने जो है वो एक जो लिबास पहनते थे वो था साधु का लिबास, एक चादर पहनते थे खाली, उसमें सर गंजा रहता था, बहुत सूखे बिल्कुल, बज़ाहिर कुछ खाते नहीं थे, और ज़मीन पे बैठते थे, ज़मीन पे लेटते थे। लेकिन गांधी जी की कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। ये कितने शार्प और कितने प्रेजेंट माइंडेड आदमी थे, और किस तरह से वो प्ले अराउंड कर सकते थे लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ, और उन्होंने किस तरह से प्लान किया कि हम इस तरह से अटैक करेंगे सिचुएशन को।
खैर, तो ये गांधी जी की स्टाइल की तरफ जा रही थी। जो मूवमेंट थी ना, कायदे-आज़म की मूवमेंट क्या थी? कायदे-आज़म की मूवमेंट थी आर्ग्यूमेंट। जाओ अंग्रेजों से जाके आर्ग्यूमेंट करो और उनसे बात करके विन करके लाएंगे हम। उनको उसूलों के तहत, उनके उन्हीं के उसूलों के तहत उन्हीं से साबित करवाएंगे कि ये होना चाहिए। और गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी वो ये थी कि जाके बैठ जाओ, धरना दे दो, पिट लो, पिट के दुनिया भर के सामने मजलूमियत का इजहार करो, पूरी दुनिया उनको प्रेशराइज करेगी, वो छोड़ेंगे आखिरकार। तो उसूली तौर पे छुड़वाने के बजाय प्रोटेस्ट से छुड़वाना। तो इसीलिए 1920 में क्या शुरू हुई? नहीं, 1920 में शुरू हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये गांधी जी का स्टाइल था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होती है? यहाँ पे सिग्नल लग गए, सिग्नल डालोगे, नहीं जाना, नहीं हम अब तो हम जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से लोगों का गुजरना माना, हम यहीं पे आके बैठ जाएंगे। हम बिल नहीं देंगे, हम ये वाली चीज नहीं करेंगे, हम हुकूमत के कहे हुए कोई भी काम नहीं करेंगे। जैसे आप अगर पाकिस्तान में बैठ के नॉन कॉपरेशन करोगे तो आप बिजली का बिल नहीं दो, सिविल ना फरमानी। नहीं, नहीं कर सकते। हाँ, क्या करते हैं? नहीं, वो सिविल नाफरमानी में नहीं जाते। सिविल नाफरमानी में जब जाएंगे तो आप रोक देंगे चीजें, अब आप यहाँ से हिलेंगे नहीं कोई भी, हमें पकड़ के ले जाओ, जेल में डाल दो। नॉन कॉपरेशन में जेल भरने होते हैं। अब हुकूमत कहती है जेल में डाल देंगे। जेल में कितनी जगह है? 2000 लोगों की, 5000 लोगों की, 10,000 लोगों की, 1 लाख लोग खड़े हैं, डालो सबको जेल में, जगह ही नहीं। तो ये तरीका है नॉन कॉपरेशन का कि इतने लोग जेल में भर जाओ कि जेल में जगह ही ना बचे भरने की। अब क्या करोगे? तो वो कुछ कर नहीं पाती फिर। जो इंतजामिया है उनको बात करनी ही करनी पड़ती है। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में शुरू की गई। और गांधी जी ने जो है वो अपने आप को एक खास पैराए में लोगों के सामने रखा। 30,000 लोग जेल में भरे गए। 30,000 सिर्फ पॉलिटिकल लोग जेल में भरे गए। तो इतनी जगह होती नहीं है जेल में जो कि इनको रोक सकते थे। और इन्होंने ये भी किया कि जी मैं मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए मैं लीडर हूं और दोनों के लिए मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं। गांधी जी ने 1919-20 में जो जंग हो रही थी तुर्की के खिलाफ और मुसलमानों की खिलाफत ख़त्म हो रही थी, तो गांधी जी ने कहा था कि मुसलमानों का केस मैं लड़ूंगा, आप लोगों से ज़्यादा अच्छा मैं लड़ूंगा। मैं अंग्रेज़ों को कायल करूंगा कि खिलाफत के ख़िलाफ़ काम ना करें और मुसलमानों के खलीफा को ज़िंदा रहने दें और तुर्की में मुसलमानों की खिलाफत की बका करें। आओ मुसलमानों, मेरा साथ दो, मैं आप लोगों की खातिर ये जंग हिंदू अंग्रेज़ों से मैं लड़ता हूँ। मुझे तरीका आता है कि अंग्रेज़ों को कैसे मजबूर किया जाता है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। और वो तरीका है नॉन कॉपरेशन। हम सब मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे, इनकी कोई बात नहीं मानेंगे, खामोशी से बैठ जाएंगे, सड़कों को ब्लॉक कर देंगे, ये ब्लॉक कर देंगे। ये लोग मजबूर हो जाएंगे कि तुर्की को जो है वो खिलाफत वापस करें। तो लोग गांधी जी के सपोर्ट में शामिल हुए। यहाँ तक कि जो खिलाफत मूवमेंट थी, जो खलीफा को बचाने की मूवमेंट इंडिया में चल रही थी, उसका नुमाइंदा बना के अंग्रेज़ों के पास गांधी जी को भेजा गया। तो गांधी जी पे ट्रस्ट लोगों को हो गया था, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे वो। लेकिन ये कि जब फसादात शुरू हुए, जब आप लोगों को बिठा देंगे और पुलिस से कहेंगे कि मारो, तो लोग कब तक मार सोएंगे? तो कभी कभी लोग भी मारेंगे पुलिस को। जब लोग कहेंगे हम 10 लाख हैं या 1 लाख हैं या हम 50,000 हैं, हम 20,000 हैं, ये 200 लोग आए गए मार रहे हैं, हम पिटे जा रहे हैं, तो कभी कभी आप भी उनका डंडा पकड़ के उन्हीं को पीट के भगा दोगे, चल भाग यहाँ से। तो ये जो नॉन कॉपरेशन है ना, इसको या तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोल में हो किसी के कि वो एक लफा भी आप ना हिलें, कि कभी भी आप रिस्पॉन्ड ना करें, वरना नॉन कॉपरेशन में वायलेंस होगी, हो ही जाएगा, आपस में दू बदू हो ही जाएगा वायलेंस। जब वायलेंट हुआ और वायलेंस बहुत बढ़ गया, तो गांधी जी ने कहा नहीं, मैं वायलेंट मूवमेंट तो नहीं चाह रहा था, मैंने कब कहा वायलेंट मूवमेंट, ये तो लोगों ने वायलेंट, ये मुसलमानों ने वायलेंट कर दिया इसको, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो हम इससे पीछे हट रहे हैं। तो फिर मुसलमान आखिर में वही वहीं वैसे ही फंस गए जैसे 1857 की जंग आज़ादी में फंसे थे, कि जंग आज़ादी मुसलमानों हिंदुओं ने मिलकर लड़नी थी। फिर इन्होंने कहा नहीं, हमने तो नहीं लड़ी, ये तो मुसलमान लड़ रहे थे, आपके दुश्मन मुसलमान है। तो एग्जैक्टली यही हुआ कि अचानक से ही जो पता चला कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम कर रहे थे। शुरू पता नहीं किसने की थी, आखिर में मुसलमानों ने देखा है
ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम कर रहे हैं। अच्छा, मैदान छोड़ के भाग गया, मुसलमान ही खड़े थे नॉन कॉपरेशन में। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ 1920 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी वो 1922 में ख़त्म कर दी गई, लेकिन इसका नुकसान मुसलमानों को बहुत हुआ। कायदे आज़म ये शुरू से कह रहे थे कि गांधी जी के साथ इतना मत बहो कि बह ही जाओ, ठीक है। हमने जो एक्ट किया था, हमने जो आपस में पैक्ट किया था, वो लखनऊ पैक्ट, उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि हम मिलके जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक चले जाएंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रूलर को बहुत एजिटेट करती है, बहुत बुरी लगती है, और वो मौका मिलते ही जिसने नॉन कॉपरेशन की होती है ना उसको सफाया करता है। कहते हैं आज तो मजबूरन मैं उसकी बात मान लूंगा, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इसको हटाऊंगा, ये फिर कल आके जबरदस्ती बात मनवाएगा। तो कायदे आज़म इसके हामी नहीं थे। 1922 आखिरी डेट लिख लीजिए, फिर यहाँ पे हम एंड करते हैं आज की डिस्कशन का। 1922 में एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन हो गई थी। ठीक है जी। तो यूं हमने हिस्ट्री का एक 1909 से 1922 तक एक दौर देखा हिस्ट्री का, कि पाकिस्तान मूवमेंट किस तरह से आगे बढ़ी। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें एक साल मैं खा गया हूँ, मैं अगले लेसन में इसको डिस्कस करूँगा। वो साल है 1918, जो वर्ल्ड वॉर टू का साल है। सॉरी, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड जब हुई थी उसका दौर है। और खिलाफत मूवमेंट के साथ इसका क्या ताल्लुक था? 1920 में खिलाफत मूवमेंट, 1921 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस, उसके बाद गांधी जी का उसमें किरदार, ये मैं खा गया हूँ। तो इसको मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेसन जब शुरू करेंगे ना तो ये कवर करते हुए फिर आगे जाएंगे। 1922 से आगे एक दफ़ा फिर मुसलमानों को जब डिच किया गया तो उनको अंदाज़ा हुआ कि हमें अपनी एंटिटी को बरकरार रखना था। लखनऊ पैक्ट में इतना फ़ायदा नहीं होगा हुआ। आखिरकार फ़ायदा जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मिल के हम लड़े तो आखिरकार फ़ायदा इन लोगों को ही ज़्यादा हो गया, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हमें तो साइड लाइन कर दिया गया। खैर ठीक है, इसमें एक बड़े मज़ेदार इंसिडेंट्स भी हुए थे, बहुत सारे लोगों ने हिजरत भी की थी। बड़ी मज़ेदार और मज़ा का खेज हिजरत थी, जिसमें कि बहुत प्लान करके जो है वो हज़ारों, तकरीबन कम बेश लाख से ऊपर लोगों को जो है वो, जो बड़े बड़े पैसे वाले जागीरदार जायदाद वाले थे, उनको अपने इलाकों से निकाल के कहीं भेजा गया और वो वहाँ पे जाके पता चला ये हिजरत होनी नहीं थी। वो सब कुछ अपना बेच बाज के बेसर सामानी में गया, वो सब कुछ लुट लुटा गए, और जो उनका असर रसूख उन इलाकों में, अपने इलाकों में था, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, जो कहानी है जो इंशाल्लाह कभी सुनाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे आज का लेसन एंड करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे लेसन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।